हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने अपना चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल शुरू करा था और आज की क्लास में हम अपने चैप्टर 1 को पूरा ख़त्म कर देंगे। चैप्टर 1 में 3 चीज़ें हैं, SQC1, SA 220 और अदर टॉपिक्स, जो छोटे छोटे 2-4 टॉपिक्स हैं बस। इसके अलावा चैप्टर 1 में कुछ नहीं है। कल आपने मेजर हाथी वाला पोर्शन कवर कर लिया था विद क्वेश्चंस। आज हम बाकी पोर्शन कवर कर लेंगे विद क्वेश्चन, वैसे ही जैसे कल हमने कवर किया था। सर कल तो आपने SQC1 के बारे में कुछ बताया ही नहीं ना, SA 220 के बारे में बताया, तो आज सुन लो। SQC1 क्या बोलता है, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करता है। कल जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, सबसे पहले मैंने आपको कहानी शुरू करी थी कि हन्नी था और ये सारे लोग, पंडित जी ने फर्म बनाई, सब लोगों को पार्टनर बनाया। फिर पंडित जी ने हन्नी को पहली ऑडिट दी और हन्नी ने उसमें कांड कर दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी की धज्जियां उड़ा दी, प्रोफेशनल बिहेवियर की धज्जियां उड़ा दी, बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार किया। पंडित जी परेशान थे, तो फिर उन्होंने जफर को कहा कि नया क्लाइंट लेके आओ। अब जफर भी क्लाइंट ढूंढने निकला, ढूंढ रहा है, जाके पहुंचा भोली पंजाबन के घर। अरे ऐसा क्लाइंट ढूंढा जो किसी काम का नहीं। तो हमने पढ़ा उसके बाद कि भैया क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करनी है और इंटीग्रिटी में आपको 7 पॉइंट चेक करने हैं। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया कि भैया एक बंदे ने कांड कर दिया, दूसरे बंदे ने कांड कर दिया। अब प्रेसिडेंट साहब आए और उन्होंने पंडित जी को डांटना चालू किया। उन्होंने कहा कि पंडित जी देखो, बहुत गलत बात है, आपकी फर्म में बहुत गलत तरीके से काम हो रहा है। पंडित जी ने कहा कि साहब मैं क्या करता। तो प्रेसिडेंट साहब ने पहला पॉइंट तो उन्हें डांटा कि पंडित जी फर्म किसकी है, आपकी। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी। तो फर्म में, हाथ ऊपर करो जरा, फर्म में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, CEO और मैनेजिंग पार्टनर की। ठीक है जी। कल ये हमने पढ़ा था, देखो फर्म में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, CEO और मैनेजिंग पार्टनर की। उनका काम क्या है, इंटरनल कल्चर प्रमोट करना, जिससे सबको समझ में आए कि भैया क्वालिटी एसेंशियल है, और एग्जाम्पल सेट कर देना टू डेमोन्स्ट्रेट कि भैया क्वालिटी पैरामाउंट है, क्वालिटी के बिना कुछ नहीं। फिर इसमें एक्स्ट्रा 3 चीजें और थी, कंसिडरेशंस टू अपहोल्ड क्वालिटी ऑफ द फर्म। ठीक है जी। फिर उन्होंने समझाया था कि पंडित जी आपको क्या करना चाहिए था, अच्छे एम्प्लॉयज लाने चाहिए और अच्छे क्लाइंट्स लाने चाहिए। अच्छे एम्प्लॉयज कौन से होते हैं, जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट में आती है 2 चीजें, पहली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, दूसरी इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और दूसरी इंडिपेंडेंस, प्लस में इसमें एक छोटी सी चीज और थी, विच वॉज फैमिलियरिटी थ्रेट। बात समझ में आती है। अच्छे एम्प्लॉयज लेके आओ, अच्छे क्लाइंट्स लेके आओ। क्लाइंट लाने से पहले आप क्या देखोगे, 3 चीजें, इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। कब कब, नए क्लाइंट की नई एंगेजमेंट, पुराने क्लाइंट की या तो नई एंगेजमेंट या तो पुरानी एंगेजमेंट, 3 ही केसेस में आप देख सकते हो। फिर इसमें एक चीज और थी कि भैया अगर कुछ ऐसा पता चला जो अगर पहले पता होता तो हम विड्रॉ कर लेते, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, ये वाली बात और थी। फिर प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, CEO मैनेजिंग पार्टनर की। अच्छे एम्प्लॉयज लाओ, अच्छे क्लाइंट्स लाओ। अच्छे एम्प्लॉयज आ तो गए, उनको रोक के रखो। रोक के कैसे रखोगे, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के थ्रू। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, कि आप अपनी फर्म में सफिशिएंट पर्सोनल लाओ जिनके पास कैपेबिलिटी हो, कॉम्पिटेंस हो, कि वो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर सके और सही रिपोर्ट इशू कर सके। प्लस में अपने HR इश्यूज को एड्रेस करो, जैसे कि कॉम्पनसेशन, प्रमोशन, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। ये हमने कल की कहानी में पढ़ा था और यही आपका SQC1 है। देखिए जी, SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। सर ये इतना बड़ा नाम क्यों है, सुनो। SQC1 बोले तो क्वालिटी कंट्रोल, सिर्फ इतना सा नाम याद रख लोगे, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमने SQC1 लाया। SQC1 का नाम है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। बस किन पे लगता है SQC1, फर्म्स पे। कौन सी फर्म्स पे, वो फर्म्स जो परफॉर्म करती हैं ऑडिट, जो परफॉर्म करती हैं रिव्यू,
जो परफॉर्म करती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू, जो परफॉर्म करती है अदर अश्योरेंस सर्विसेज। ऑडिट, रिव्यू, ऑडिट और रिव्यू किनका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। वो फर्म जो परफॉर्म करती हैं अदर अश्योरेंस सर्विसेज, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल्स पे तसल्ली देना, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे तसल्ली देना। ये सारी बातें बेसिक्स के लेक्चर में बताई थी, नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। सीए अक्षांश गर्ग चैनल पे आपको मेरी ऑडिट की बेसिक्स की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी। वो फर्म जो परफॉर्म करती है रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स, जैसे कि टैक्स की फाइलिंग करना, जैसे कि कंसल्टेंसी देना, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें कौन करता है? एक सीए फर्म। एक सीए फर्म 4 ही चीज़ें करती है, ऑडिट, रिव्यू। ये ऑडिट और रिव्यू किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तीसरी चीज़ क्या करती है? अदर अश्योरेंस सर्विसेज। एंड चौथी चीज़ रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। ये 4 सर्विसेज एक सीए फर्म परफॉर्म करती हैं। उन्हीं के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। प्रेसिडेंट साहब आए थे और उन्होंने बोला कि भैया जो भी करो क्वालिटी के साथ करना, ऐसा नहीं कि भैया हनी और जफर पे ही क्वालिटी लगाना, वो लाली और चूचे पे भी लगाना। इन्होंने तो फिर भी छोटा मोटा कांड किया है, वो करेंगे तो बड़ा करेंगे, तो उन पे भी लगाना। हर एक सर्विस जो आपकी फर्म देती है उसका काम क्वालिटी से होना चाहिए। बात समझ में? तो SQC1 क्या बोलता है? SQC1 बोलता है, अच्छा आप हर एक चीज़ का काम क्वालिटी से होना चाहिए। क्या पंडित जी अब सारे दिन बैठ के ऐसे दूरबीन बना के नजर रखेंगे हर किसी पे कि भैया ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है? लोग क्लाइंट प्लेस पे जाएंगे तो क्या पंडित जी उनके पीछे पीछे कैमरे वाला आदमी भेजेंगे कि भैया ये कर क्या रहा है और वो क्या कर रहा है? नहीं। तो पंडित जी को करना क्या पड़ेगा? पॉलिसीज और प्रोसीजर बनानी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल का, ताकि फर्म अपने आप काम करती रहे और उन्हें तसल्ली रहे। किस चीज़ की तसल्ली रहे? कि फर्म भी और फर्म में काम करने वाले लोग भी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका कंप्लायंस कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम बनाना है कि पंडित जी को तसल्ली रहे, सीईओ मैनेजिंग पार्टनर को तसल्ली रहे कि फर्म और फर्म में काम करने वाले लोग स्टैंडर्ड्स का भी पालन कर रहे हैं, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का भी पालन कर रहे हैं, और जो भी रिपोर्ट हमारी फर्म से बाहर जा रही है वो अप्रोप्रिएट है। बात समझ में आई? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड हर एक फर्म पे लगता है। आपने अब ये भी भाई साहब सीए की डिग्री ली, आपने कहा कि नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, आपने कहा कि नहीं मैं स्टार्टअप नहीं करूंगा, मैं करूंगा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस बनाऊंगा, सीए का ऑफिस जमाऊंगा। तुमने सीए का ऑफिस जमाया, तुम्हारे पास आज एक भी क्लाइंट नहीं है, आज ना ही ऑडिट है ना ही रिव्यू है, लेकिन तुम पे भी SQC1 लगेगा। ये हर फर्म पे लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में? क्या सिस्टम है, क्या एलिमेंट्स हैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के? पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी होगी? सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर की। दूसरा है एथिकल रिक्वायरमेंट, कि अच्छे एम्प्लॉइज लाओ वो जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि अच्छे क्लाइंट लाओ जिसको आप अच्छे से ऑडिट कर सको, इंटीग्रिटी चेक करो, अपना कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस चेक करो। चौथा, अच्छे एम्प्लॉइज को रोक के रखो, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज बनाओ। पांचवा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, पांचवा इस एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आओ जरा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पे। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं? इसमें कितने पॉइंट्स है? देखो इसमें है 5 पॉइंट्स। लाओ एक एक करके हम चालू करते हैं। कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स, कह रहे हैं कि आपको काम करते हुए जब भी कोई दिक्कत आएगी तो कंसल्टेशन ले लीजिएगा। देखो ये हमारे पंडित जी थे, इनके नीचे इनके साथ 4 पार्टनर्स थे, हनी, लाली, चूचा और जफर। ठीक है जी। अब एक एंगेजमेंट पार्टनर के नीचे होती है एक पूरी टीम जो कि एक्चुअल में ऑडिट करती है। एंगेजमेंट पार्टनर साइन करता है और जिम्मेदारी लेता है। ठीक है जी। तो हनी एक एंगेजमेंट पार्टनर है, उसके नीचे एक पूरी टीम है। उसकी एक टीम है जिसमें एक मैनेजर है, 2 सीनियर कंसल्टेंट है, 3 कंसल्टेंट है और 4 आर्टिकल्स है। ये हन्नी की टीम। अब ऑडिट हन्नी करने जाएगा, क्लाइंट से डॉक्यूमेंट हन्नी मांगने जाएगा कि टीम मांगने जाएगी? टीम मांगने जाएगी। ठीक है। अब टीम ऑडिट कर रही है, तरह तरह के सवाल आएंगे, आर्टिकल्स को सवाल आएंगे तो कंसल्टेंट से पूछ लेगा, कंसल्टेंट को सवाल आएंगे तो मैनेजर से पूछ लेगा।
लेकिन अगर इन सभी को कोई ऐसा डिफिकल्ट मैटर लगता है, मैनेजर को कोई ऐसा डिफिकल्ट मैटर लगता है जिसका जवाब उसके पास नहीं है, या फिर उससे लगता है कि यार ये मैटर ना कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इस पे आर्ग्यूमेंट करी जा सकती है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, तो मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि यार आर्ग्यूमेंट वाला मैटर है, कंटेंशियस मैटर है, तो मैनेजर क्या कर सकता है, किसी बाहर सीए फर्म से कंसल्टेंसी ले सकता है, या फिर अपनी ही फर्म के किसी और पार्टनर से कंसल्टेंसी ले सकता है। ऑफ कोर्स सी बात है, मैनेजर पहले हन्नी के पास जाएगा, हन्नी से बातचीत करेगा। अगर हन्नी को भी ऐसा लगा कि यार ये मैटर ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इस पर डिबेट की जा सकती है, ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है, क्या करना चाहिए, एक अदर ओपिनियन ले लेनी चाहिए, तो अब ये एक कंटेंशियस मैटर है और एंगेजमेंट टीम में ही आता है हन्नी भी, एंगेजमेंट पार्टनर भी, ठीक है। तो अब एंगेजमेंट टीम या तो फर्म में किसी और बंदे से या फिर किसी बाहर वाले लोगों से कंसल्टेशन ले सकती है। बात समझ में आई? देखो जी, कह रहे हैं जो भी मैटर्स डिफिकल्ट हैं, कंटेंशियस यानी कि जिस पे आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है पर्टेनिंग टू एन एंगेजमेंट, उन मैटर्स के लिए कंसल्टेशन ली जानी चाहिए। कंसल्टेशन का मतलब आप डिस्कशन करो एक प्रोफेशनल लेवल पे उन इंडिविजुअल्स के साथ, चाहे वो विद इन दी फर्म हो चाहे वो आउटसाइड दी फर्म हो, जिनके पास उन जैसे मैटर्स को डील करने की एक्सपर्टीज है। किसी भी चीज़ को लेके डिफ़िकल्टी अराइज हो सकती है, रेवेन्यू रिकग्निशन को लेके, एक्सपेंडिचर कैपिटलाइजेशन को लेके, वैल्यूएशन को लेके, तो हम किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे जिसका वैल्यूएशन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हम उससे बातचीत करना चाहेंगे कि भैया इसमें आखिर क्या करना चाहिए, ठीक है जी। तो कंसल्टेशन ले सकते हैं, एंगेजमेंट टीम कंसल्टेशन ले सकती है। ये हमारी एंगेजमेंट टीम है, किससे? या तो अपनी ही फर्म के किसी पार्टनर से या फिर बाहर वाले किसी लोगों से जो एक अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल पे हैं और जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कंसल्टेशन किनके साथ होगी? जिनके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज है, जो सीनियर है यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है विद इन द फर्म चाहे आउटसाइड द फर्म, ऑन सिग्निफिकेंट टेक्निकल, एथिकल और अदर मैटर्स। किसी भी मैटर पे कंसल्टेशन ली जा सकती है, चाहे वो रेवेन्यू रिकग्निशन का हो, चाहे वो कोई एथिकल मैटर हो कि भैया हमें ये बात बाहर रिपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर किसी चीज़ पे आप कंसल्टेशन ले सकते हो, जो भी आपको लगता है कि भैया ये मैटर फ्यूचर में हमारे लिए डिबेट का इशू बन सकता है, ठीक है जी। लो इस पे जरा हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लें एक बारी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? PQR and Associates are the statutory auditors of a listed company। एक इश्यू आया ऑडिट के दौरान रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। एंगेजमेंट पार्टनर चाहता है कि हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से यार, अच्छा ये तो क्वेश्चन नंबर 12 था यार हमारा, मैं गलत पढ़ गया, कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ते हैं। GVN and Associates are auditors of a listed company involved in a fintech sector। एक कंपनी के ऑडिटर्स हैं। The engagement team is stuck up with some issue pertaining to particular Ind AS applicable to the company। They have framed a query and sent to ICI for expert opinion on the matter। The issue was resolved upon the receipt of expert opinion। Since expert opinion was provided by ICI, engagement team was of the view that engagement quality control reviewer has lost its relevance। लाओ ये क्वेश्चन भी थोड़ा बाद में ही पढ़ा जाएगा, पर इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि सीए फर्म को एक इश्यू आया, उन्होंने एक क्वेरी बना के आईसीआई को भेज दी, आईसीआई ने उस क्वेरी को रिजोल्व कर दिया। तो क्या वो आईसीआई से कंसल्टेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या आईसीआई एक प्रोफेशनल लेवल पे है? क्या आईसीआई के पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है? हाँ जी बिल्कुल है, तो उनसे हम कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है जी। फिर अगला है रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट वर्क, नॉर्मल रिव्यू। देखो जी, एक सीए फर्म 4 तरह की सर्विसेज परफॉर्म करती है, मैंने आपको बताया, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। खन्नी और जफर को इन्होंने ऑडिट के लिए पार्टनर बनाया था और इसको अदर एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस के लिए पार्टनर बना दिया।
कि यार बाकी सारी काम तुम देखना, मेजर जो हमारा ऑडिट का काम है ये 2 समझदार लोग देखेंगे। अब इनको काम करते हुए कोई डिफिकल्टी आई तो इन्होंने इस फलानी सीए फर्म से कंसल्टेशन ले ली। अब कंसल्टेशन ले ली, इनको मामला सुलझ गया, इनका ओपिनियन दे दी। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना ली। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना ली। रिपोर्ट बना के ऐसे ही इशू नहीं हो जाती है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो ये बोलते हैं कि यार एक और बंदा इस रिपोर्ट को चेक करे, इनके जजमेंट्स को चेक करे, इन्होंने क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे काम किया, सब कुछ सही है कि नहीं है, हर एक चीज़ को चेक करे और फिर रिपोर्ट आगे जाए। क्यों? क्या इससे एंगेजमेंट पार्टनर की अन्य की जिम्मेदारी कम हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि जफ़र है, जफ़र से अपनी रिपोर्ट चेक कराओ, अपना काम चेक कराओ और फिर ही आगे भेजना। क्या हन्नी की जिम्मेदारी अब खत्म हो जाएगी और जफ़र की जिम्मेदारी बन जाएगी? नहीं। ऑडिट किसने किया? हन्नी ने और हन्नी की टीम ने। तो ये जो रिपोर्ट है इसकी जिम्मेदारी तो हमेशा हन्नी और हन्नी की टीम की ही रहेगी। जफ़र को हमने बस एक एडिशनल आदमी लगा दिया कि भैया एक बारी तू भी देख ले, लिस्टेड कंपनी है, बहुत सारे लोगों का पैसा रखा हुआ है, ऐसा ना हो कि कहीं गलती से भी कोई मिस्टेक हो जाए और फिर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़े। जस्ट एक एडिशनल चेक के लिए हम एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करा लेते हैं। ठीक है जी। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए कोई भी बंदा आ सकता है, पर वो बंदा सूटेबली वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करा रहे हो तो लिस्टेड एंटिटी के केस में वो बंदा इतना प्रोफेशनल, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भैया वो खुद से लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर सकता हो, तो ही वो जाके आपकी गलतियां पकड़ पाएगा, अगर कोई है तो। ठीक है जी। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराने के लिए आप अपनी फर्म के किसी पार्टनर को भी अप्रोच कर सकते हो, उसको भी अलॉट करा सकते हो, या फिर बाहर से भी कोई सूटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन, उसको आप अपॉइंट कर सकते हो। बात समझ में? एक चीज़ हमने पढ़ी कि भैया ये कंसल्टेशन ले लेंगे। दूसरी चीज़, जब इनकी रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी तो अपनी सारी वर्किंग्स को ये लोग रिव्यू करा लेंगे, या तो फर्म के ही किसी पार्टनर से या फिर सूटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन से। बात समझ में आती? ठीक है। अब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो होता है वो कितना टाइम लगाता होगा? देखो, ऑडिट होती है मान लो 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने, 2.5 महीने, इतने टाइम पीरियड में ऑडिट हो जाती है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर लगाता है 2 घंटे, 4 घंटे से लेके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैक्स। डिपेंड करता है कि अगर छोटी एंटिटी की ऑडिट है, उसका रिव्यू करना है तो 2-4 घंटे में भी कर देगा। अगर बड़ी लिस्टेड एंटिटी है, उसका रिव्यू करना है तो 2-4 दिन लगा लेगा। वो क्या क्या चीज़ें देखता है, लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी क्या क्या चीज़ें देखेगा? लेट्स सपोज इन्होंने, हन्नी और टीम ने सीए वायरस को अपॉइंट करा, जो कि एक सूटेबली क्वालिफाइड वेल पर्सन है, सूटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन है, कि भैया आप हमारा काम देख दो। तो अब सीए वायरस क्या क्या चीज़ें देखेगा? वो देखेगा क्या फर्म इंडिपेंडेंट थी इस एंगेजमेंट में, उन्होंने कैसे इवैल्यूएट करा कि वो इंडिपेंडेंट है, क्या सबसे इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन ले ली है कि नहीं ले ली है, क्या सबको नई इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि नहीं दे दी गई थी, कि भैया ये फलाना नया पार्टनर आया है, तुम बता दो तुम इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो। तो सबसे पहला वो देखेगा फर्म की इंडिपेंडेंस। दूसरा, सीए वायरस यानी कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर देखेगा कि क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई हुए और इन्होंने क्या क्या प्रोसीजर किए उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उन रिस्क से एविडेंस लेने के लिए। क्या इन्होंने जजमेंट ली, कितनी मटीरियलिटी रखी और सिग्निफिकेंट कितने थे रिस्क, क्या रिस्क बहुत ज़्यादा था या रिस्क कम था, ये सारी चीज़ें देखेगा। फिर क्या इन्होंने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली कि नहीं ली ऑन द डिफिकल्ट मैटर। अगर ली तो हो सकता है ना, हो सकता है कि भैया इनके बीच में जिनसे कंसल्ट कर रहे हैं और एंगेजमेंट टीम के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए। ये बोले कि नहीं यार हमें तो ए ऑप्शन सही लग रहा है, ये बोले नहीं नहीं बी सही है। अब ये गए तो थे कंसल्टेशन ले लें, लेकिन इनका लॉजिक इस टीम को इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा तो रिपोर्ट आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करने के बाद ही इशू करोगे।
आप कहीं और से जाओगे, पूछोगे, जब आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा, जब आपका लॉजिक बैठ जाएगा, तब ही आप रिपोर्ट इशू करोगे, उससे पहले रिपोर्ट इशू नहीं करोगे। तो ये बात भी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर देखेगा कि क्या डिफिकल्ट मैटर्स थे, क्या कंसल्टेशन हुई और उनके क्या कंक्लूजन निकले, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। फिर मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट और TCWG और टू रेगुलेटेड बॉडीज़, कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट को बताई है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, बाहर से आया है और चेक कर रहा है कि एंगेजमेंट टीम ने क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट को बताई है, क्या क्या चीज़ें TCWG को बताई है। जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट और TCWG को बतानी पड़ती हैं ऐसे 260 के तहत। तो वो सारी चीज़ें देखेगा कि बता दी कि नहीं बता दी। मैंने आपको बताया था कि भैया हम कुछ भी काम करते हैं तो हमको डॉक्यूमेंट करके चलनी पड़ती है हर एक चीज़, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हमने जो भी डिस्कशन की, हमें जो भी एविडेंस मिला, हमने जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, हमें फिर जो एविडेंस मिला, हमने जो भी कंक्लूजन निकाले, हर एक चीज़ हम डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। उसको हम बोलते हैं वर्किंग पेपर्स। जो भी एविडेंस लिया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है हमारा, सब चीज़ को बोलते हैं हम वर्किंग पेपर्स। तो अब जो रिव्यूअर है वो देखेगा वेदर वर्किंग पेपर्स सिलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म्ड। आपके वर्किंग पेपर से आपने जो काम किया है क्या वो पता चल रहा है, आपके जजमेंट्स के बारे में पता चल रहा है, और आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचे और जो आपके वर्किंग पेपर्स कह रहे हैं क्या वो सेम है कि नहीं। क्योंकि कंक्लूजन जो आप पहुंचे वही चीज़ आपके वर्किंग पेपर से ही तो आप कंक्लूजन निकालोगे ना कि भैया ये फलाना फलाना एविडेंस मिल गया तो मेरा ये कंक्लूजन है। तो क्या आपके वर्किंग पेपर्स आपके कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये देखेगा। और क्या आपकी रिपोर्ट सही है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ओपिनियन सही है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। क्या क्या इंडिपेंडेंस, रिस्क क्या मिले, रिस्पॉन्सेज क्या दिए, जजमेंट्स क्या ली, क्या कंसल्टेशन ले ली थी, क्या कंक्लूजन्स क्या निकले, TCWG मैनेजमेंट को सब कुछ बता दिया कि नहीं बता दिया, वर्किंग पेपर्स बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे कि आपने क्या काम किया है और किस कंक्लूजन पे पहुंचे और आपकी रिपोर्ट सही है या नहीं। ये सारी चीज़ें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर देखेगा। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये भी हो सकता है और बाहर से भी हम बुला के ला सकते हैं। बात समझ में आती? देखो जी, लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट के लिए तो मैंडेटरी है कि हर एक ऑडिट के लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। क्या SQC1 सिर्फ ऑडिट पे लगता है? नहीं, किस किस पे लगता है? हर एक चीज़ पे, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो अदर एश्योरेंस सर्विस हो, चाहे वो रिलेटेड सर्विस हो, हर एक चीज़ पे SQC1 लगता है। तो अब चूचा द ग्रेट ने कोई रिलेटेड सर्विस, कोई टैक्स की कंसल्टेशन दी, कोई रिटर्न फाइलिंग करी, कोई अकाउंट्स की कंपाइलेशन करी, कुछ भी सर्विस परफॉर्म करी, क्या उस पर भी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आ सकता है, चेकिंग कर सकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और कर सकता है का क्या मतलब है? फर्म को, पंडित जी को ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि करे, पर सबका नहीं, क्योंकि सबका करेगा तो फालतू में हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी। सबका जरूरत नहीं है। मान लो चूचा द ग्रेट ने, इस आदमी ने 10 कंपाइलेशन एंगेजमेंट करी, तो उसमें से कोई 2 करा सकते हो चेक। फर्म की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। फर्म कहेगा कि भैया हर 5वीं ऑडिट, हर 5वीं सर्विस की चेक कर लो, हर 6ठी सर्विस की चेक कर लो, हर दूसरी सर्विस चेक कर लो, या सारी चेक कर दो। फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। फर्म डिसाइड करेगी कि उनकी क्या पॉलिसीज रहने वाली है बाकी सर्विसेज के एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू समझ गया कि भैया जो भी ये रिपोर्ट बनाते हैं, जो भी ये काम करते हैं, उसको चेक करता है या तो कोई बाहर वाला बंदा या फिर कोई घर वाला बंदा। बात समझ में आई? वो बाहर वाला और घर वाला बंदा सूटेबली क्वालिफाइड होना चाहिए, अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। कौन कौन बन सकता है? देखो, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मैंडेटरी है लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए, जिसका भी आपने ऑडिट किया, हर लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट के लिए। बाकी एंगेजमेंट्स जैसे कि रिव्यू, रिलेटेड सर्विस, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, इनके लिए फर्म एक क्राइटेरिया बनाएगी कि भैया किस किस केस का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। फर्म एक क्राइटेरिया बना सकती है कि भैया 10 करोड़ से ऊपर जिस आदमी की टर्नओवर थी, सिर्फ उन केसेस का होगा, हर 5वीं एंगेजमेंट का होगा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी क्राइटेरिया बना सकती है। कितना डिटेल में रिव्यू होगा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, एंगेजमेंट कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर एंगेजमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो गलती होने के ज़्यादा चांसेस है रिव्यू, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू डिटेल्ड में होगा।
अगर रिस्क ज़्यादा है, लगता है कि भैया रिपोर्ट सही नहीं होगी, तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू डिटेल में होगा। अच्छा, मैंने आपको बेसिक्स की वीडियो में बताया था ऑडिट और रिव्यू दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऑडिट है डिटेल में चेकिंग करना, हर एक चीज़ का एविडेंस लेना, हर एक चीज़ को चेक करना। रिव्यू है बहुत ही कम चेकिंग करना। रिव्यू में हम बहुत कम चेकिंग करते हैं। एविडेंस कैसा रहेगा रिव्यू में? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, हमेशा एविडेंस रहेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ऑडिट में एविडेंस कैसा रहेगा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। रिव्यू में एविडेंस कैसा रहेगा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो एविडेंस तो हमेशा आपका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ही रहेगा। बात समझ में आई? ऑडिट में हम बहुत ज़्यादा तसल्ली देते हैं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। रिव्यू में हम कम तसल्ली देते हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। और ये क्या है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इसमें आप कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, ऊपर ऊपर से सब देख लेते हो, सिर्फ 2 प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जाते हैं इसमें। ऑडिट में 7 प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जाते हैं। ठीक है जी। सिग्निफिकेंट जजमेंट, देखो मैं आपको बता रहा था कि रिव्यू कितना डिटेल में होगा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? कॉम्प्लेक्सिटी पे, रिस्क पे। और सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन एन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। जो भी जजमेंट्स उन्होंने ली हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, टीम ने जजमेंट्स ली हैं, उसको भी वो चेक करेगा। और रिव्यू कराने से, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराने से टीम की जिम्मेदारी, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, इन लोगों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती अगर ये आदमी या ये आदमी चेक करके बता देता है, रिव्यू करके दे देता है तो। बात समझ में? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिव्यू बहुत कम डिटेल में होता है, 2-4 घंटे से लेकर 2-4-5 दिन में खत्म हो जाता है मैक्स। ऑडिट चलती है 2 तो 2.5 महीना तक। तो रिव्यू सिग्निफिकेंटली लेस प्रोसीजर्स होते हैं, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या आपने जजमेंट दी, कितना रिस्क था। ये सारी 5-7 चीज़ें हैं जो एक रिव्यूअर आके देखता है। बात समझ में आई? ठीक है जी। लाओ जरा एक बारी क्वेश्चन 11 मैं तुमको कराता हूँ। PQR and Associates Chartered Accountant is a partnership firm having 3 partner P, Q and R. PQR को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया ABC लिमिटेड का। एक मिनट देखो, लास्ट वाली लाइन देखना जरा। What are the aspects that need to be considered by CAR while performing engagement quality control review for audit of financial statement of ABC Limited? क्या क्या aspects कंसीडर करने पड़ेंगे CAR को टू परफॉर्म द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू? सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इसने पूछ लिया। क्या आपको इसके लिए ऊपर की केस स्टडी पढ़ने की जरूरत थी? नहीं थी। यहाँ पे उसने सीधा सीधा ये 7 पॉइंट लिख के बता दिए कि ये फलाने मैटर उसको देखने पड़ेंगे और रिव्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है जी। लाओ एक बारी और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में अगेन कितने क्वेश्चन मार्क है? 1 क्वेश्चन मार्क है और 2 क्वेश्चन मार्क है, तो हमें आंसर्स भी 2 देने पड़ेंगे। 1 क्वेश्चन मार्क का तो उसने आंसर दे दिया कि भैया देखो ये सारी चीज़ें उसको कवर करनी पड़ेंगी, जो अभी हमने अपनी किताब में पढ़ी, ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। ये क्या बोलता है कि एक सीए फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं पी, क्यू और आर, उसको एबीसी लिमिटेड का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया गया। एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है, पी को एंगेजमेंट पार्टनर बनाया गया एबीसी लिमिटेड का, और ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले पी ने बोला आर को एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म कर दे, और उसको लगता है कि अगर आर ने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर दिया परफॉर्म तो पी की जिम्मेदारी, पी और उसकी टीम की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। क्या ये बात ठीक है? क्या पी का इंटेंशन करेक्ट है? तो पी का इंटेंशन करेक्ट नहीं है, रिव्यू से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, ये बात गलत है। और दूसरा वो क्या क्या चीज़ें देखेगा? ये 7 चीज़ें वो देखेगा। बात समझ में आती है? ठीक है जी। यहाँ पर आप अपनी क्वेश्चन बैंक में जब भी आंसर पढ़ोगे आपको हमेशा थोड़ा सा आंसर बड़ा ही मिलेगा, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही लिखी मिलेंगी आंसर्स में। ठीक है, लेकिन वरी नोट, जितना मैंने आपकी किताब में डाला है सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए। आप अगर ये लिख के आएंगे आपको पूरे 5 में से 5 मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। एक भी नंबर, आधा भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आप सिर्फ इतना भी अच्छे से लिख के आते हैं तो। ठीक है जी। तो देखो, मैंने जब पहली बार सीए फाइनल की किताब बनाई थी, स्टडी मैट को ट्रांसलेट करा था, स्टडी मैट को कन्वर्ट करा था अपने मटेरियल में, कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट करते एटसेट्रा एटसेट्रा, काफ़ी चीज़ें करी थी, तो किताब बनी थी 700 पेज की।
तो मतलब स्टडी मैट में 700 पेज का तो कंटेंट है, ठीक है। अब उसको मैं लेके आया हूँ 250 पेजेस पे। टॉपिक्स मैंने एज सच कोई खास नहीं काटे हैं, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स जो बहुत ही रेयर कभी आते हैं या फिर कभी नहीं ही आते हैं, वो वाले टॉपिक्स मैंने काटे हैं। रेयरली 5% ऑफ द टॉपिक्स तुम्हें मिसिंग मिलेंगे, 5% भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें मिसिंग मिलेंगे। हर एक सेंटेंस पे बैठ बैठ के मैंने टाइम लगाया है कि भाई ये सेंटेंस अगर 3 लाइन का है तो 1 से 1.5 लाइन में मैं इसको कैसे लिखूं कि जिस्ट भी रह जाए, कीवर्ड्स भी आ जाए, नंबर भी पूरे मिल जाए और बच्चे को ज़्यादा याद भी ना रखना पड़े। तो ये जो मैंने आपको फाइनली ला के दी है किताब, ये बेस्ट है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 तो डायरेक्ट ही था, ज़रा इसको लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन जो हम बना रहे थे समरी में। क्वेश्चन नंबर 11, CAP feels that his responsibility will reduce once CAR completes the engagement quality control रिव्यू। उसको लगता है कि भैया उसकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, तो ये बात ठीक नहीं है। लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन में, whether this contention correct what aspects need to be considered while performing EQCR of listed entities. Aspects need to be covered while performing EQCR for listed entities. मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि लिस्टेड एंटिटी का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने अगर कोई आएगा तो वो ये सारी चीज़ देखेगा। लेकिन चूचे के केस में उसने कंपाइलेशन एंगेजमेंट करी, अकाउंट्स कंपाइल करके दिए, उसका भी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आ गया। या कोई अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिट था, उसका हमने सोचा कि भैया इसका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करा लेते हैं। तो अब उस केस में विदाउट लिस्टेड एंटिटी के केस में क्या देखा जाएगा? देखो जी, more experienced engagement team members including engagement partner review work performed by less experienced team member। कह रहा है कि भैया ये आदमी देखेगा, एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा कि उसकी टीम ने क्या काम किया है, क्योंकि इनको कम एक्सपीरियंस है और इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। या फिर ये आदमी कोई भी देख सकता है टीम में, विद इन फर्म कोई भी आदमी देख लेगा जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो कि लेस एक्सपीरियंस लोगों ने क्या काम किया, और क्या क्या चीज़ देखेगा। वो देखेंगे कि क्या काम स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हुआ है, क्या क्या मैटर्स उन्होंने फर्दर कंसिडरेशन के लिए रेज किए हैं, टीम ने पार्टनर के पास क्या क्या मैटर्स फर्दर कंसिडरेशन के लिए रेज किए हैं, क्या उन्होंने कंसल्टेशन ले ली, अगर ले ली तो क्या कंक्लूजन निकले, और क्या ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करी हैं। उन्होंने जो अपना काम करा है क्या वो हर एक चीज़ अच्छे से डॉक्यूमेंट करी है, ये देखेंगे। एविडेंस कैसा होना चाहिए, हमेशा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ताकि रिपोर्ट को अच्छे से सपोर्ट कर सके, ये देखेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स तसल्ली लेना, तसल्ली देना ऑडिट के। तो क्या रीजनेबल अश्योरेंस मिल रही है उनके काम से, हम ये देख लेंगे।
while reviewing the work of these people which are less experienced। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है इस पे। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं। देखो जी, जैक वाला फेमस है क्वेश्चन, जैक वाला करेंगे। जैक एंड कंपनी अ सीए फर्म वाज अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ फाल्कन लिमिटेड आफ्टर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेलिवेंट पोजीशन ऑफ कंपनीज एक्ट। एक बारी फिर से लास्ट वाली लाइन पढ़ के देखते हैं। वाइल रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म बाय लेस एक्सपीरियंस मेंबर, जब भी आप कम एक्सपीरियंस वाले लोगों का काम रिव्यू कर रहे हो ऑफ द एंगेजमेंट टीम, क्या क्या रिव्यूअर कंसीडर करेगा? ये सारी चीज़ें कंसीडर करेगा कि क्या स्टैंडर्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है, क्या सिग्निफिकेंट मैटर है जो फर्दर कंसिडरेशन के रेज किए गए हैं, कंसल्टेशन ले ली थी क्या, उनको डॉक्यूमेंट कर लिया था क्या, एनटीई ऑफ वर्क परफॉर्म रिवाइज करा था क्या, क्या उनके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, क्या उन्होंने अपना काम अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया। यही सातों चीज़ें हमने उधर पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। ठीक है जी, लाओ एक बारी क्वेश्चन भी पढ़ते हैं दोबारा पूरा। मिस्टर जे वॉज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ द aforesaid audit, and prior to commencement of audit, Mr. J had called a meeting of the engagement team to direct and assign their team responsibilities. जैक एंड कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनी एक कंपनी की, लिमिटेड कंपनी की। उसमें जे फॉर जे मिस्टर जे था, उसने एक मीटिंग बुलाई अपने टीम के लोगों को काम बांटने के लिए। मिस्टर जे ने रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दी two of the engagement team member who were most experienced amongst all for reviewing the work performed by the less experienced team member। दोनों चीजों में फर्क क्या है? एक में वो बोलता है कि लेस एक्सपीरियंस मेंबर का काम आपको रिव्यू करना है, दूसरे में वो बताता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है लिस्टेड एंटिटी का, तो रिव्यूअर क्या देखेगा। बात समझ में आई? ये फर्क है दोनों में। तो ये सारी चीजें वो लोग देखेंगे। आंसर का सेकंड पार्ट हमारे काम का नहीं है, क्योंकि शायद वो इस क्वेश्चन का होगा। मैं अभी आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है जी, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। फिर है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन हो सकता है? ये आपको पता है कि या तो पार्टनर हो सकता है, हमारी ही फर्म का कोई और पार्टनर, सीए जरूर होना चाहिए, ऐसा ही बंदा होना चाहिए जो ऑडिट कर सके, सीए होना चाहिए। ठीक है जी, या फिर सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है, चाहे इंडिविजुअल आउटसाइड द फर्म विद कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस टू एक्ट एज एन एंगेजमेंट पार्टनर, कि भैया हम किसी ऐसे बंदे को लाए जिसके पास कैपेबिलिटी भी है, जो कॉम्पिटेंट भी है, जो एक एंगेजमेंट पार्टनर की जगह एक्ट कर सकता है, एंगेजमेंट पार्टनर की तरह एक्ट कर सकता है। लिस्टेड एंटिटी के केस में ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस हो, अथॉरिटी हो, कि एक लिस्टेड एंटिटी का वो ऑडिटर बन सके। बात समझ में? हमने कोई भी ऑडिट कराई, उसका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हम लाएंगे तो सफिशिएंट एक्सपीरियंस वाला आदमी होना चाहिए जो खुद पार्टनर के जैसा काम कर सकता है। लिस्टेड एंटिटी केस में वो आदमी होगा जो खुद लिस्टेड एंटिटी का ऑडिटर बन सकता है। ठीक है जी, अब देखो, हन्नी को पता लगा कि भैया इसकी ऑडिट जब कंप्लीट होगी तो जफर जो है वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आएगा। तो अब टीम को कोई भी डिफिकल्ट मैटर मिले, टीम ने कोई भी जजमेंट ली, तो हन्नी ने सोचा कि यार एक काम करते हैं ना, मैं जफर को फोन करके पूछ लेता हूँ तेरे को क्या लगता है कि जजमेंट ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कल को वही आदमी आएगा, वो मेरा काम चेक करेगा, फालतू में उंगली ना करे। मैं आज उससे पूछ लेता हूँ कि भाई तेरे को क्या लग रहा है, जजमेंट ठीक है, तो हम ये जजमेंट ले लें या फिर ये काम कर लें, इस तरह से कर लें। तो हन्नी जफर से बातचीत कर सकता है कि नहीं कर सकता? बातचीत कर सकता है, लेकिन उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ही कंसल्टेशन ना ले ले, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन लेगा तो इसकी ऑब्जेक्टिविटी खतरे में पड़ जाएगी। अब कल को जब ये रिव्यू करने आएगा तो ये कुछ भी कह नहीं पाएगा कि भाई ये गलत है और ये ठीक है, अपनी ही बात को तो गलत ठहरा नहीं पाएगा, और इसने इससे इतनी कंसल्टेशन ले ली कि अब इसकी ऑब्जेक्टिविटी खराब होगी। ऐसे केस में अगर आपको लगता है, पहली बात कंसल्टेशन ले सकते हो, कम लेना, ध्यान रखना कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी खराब नहीं हो। अगर आपने ज़्यादा कंसल्टेशन ले ली तो अब एक काम करो, कोई और आदमी को आप एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट करो, इसको नहीं करो।
बात समझ में आई? ठीक है, कह रहा है इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सच रिव्यूअर, देयरफॉर पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट और मेकिंग डिसीजंस फॉर एंगेजमेंट टीम इज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। रिव्यूअर की ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए वो एंगेजमेंट में पार्टिसिपेशन ना दिखाए, एंगेजमेंट टीम के लिए डिसीजन ना ले, ये हमें अवॉइड करना है। एंगेजमेंट पार्टनर कंसल्ट कर सकता है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, उसको ध्यान रखना है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, और अगर बाई चांस कंसल्टेशन कुछ ज़्यादा ही ले लिए तो फिर आप किसी और आदमी को बुलाओगे फर्म में से, या फिर कोई एक्सटर्नल पर्सन को अपॉइंट करोगे ताकि अब वो आपके काम का रिव्यू कर सके। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 13 हमने बीच में छोड़ दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखो जी। PQR एंड एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। एक इश्यू आया ऑडिट के दौरान रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेके, एंगेजमेंट पार्टनर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ कंसल्ट करना चाहता है, क्या वो कंसल्ट कर सकता है? तो वही वाली बात, कर सकता है। ध्यान रखना है कि इसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और अगर बाई चांस हो जाती है तो फिर किसी और बंदे को लेके आए। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, इसलिए पार्टिसिपेशन को अवॉइड करना चाहिए। हाउएवर वो कंसल्ट कर सकता है, पर उसको ध्यान रखना है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, समझ में आती है? ठीक है जी। फिर है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। देखो जी, ये लोग थे, इन्होंने इस फलानी सीए फर्म से कंसल्टेशन ली। अब हो सकता है इनको इनकी बात जच जाए, हो सकता है इनको इनकी बात नहीं जचे। अगर नहीं जचे तो ये अपनी रिपोर्ट तभी देंगे जब इन्होंने मैटर को रिजॉल्व कर लिया। चाहे तो वो किसी और से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हन्नी ने और हन्नी की टीम ने ये रिपोर्ट बनाई। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आया इस रिपोर्ट को चेक करने। दो चीजें होंगी, या तो इन दोनों की बातें जच जाएंगी, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बोलेगा कि तूने सब सही किया है, या फिर वो कोई चेंजेस बताएगा तो इसको समझ में आ जाएगा, ये चेंज कर लेंगे, यानी कि दोनों सेम पेज पे होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ और बोले और ये बोले कि नहीं ये तो गलत बात है, यानी कि इन दोनों के बीच में भी तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं। तब क्या होगा? अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आए तो फर्म की पॉलिसीज फॉलो करी जाएंगी। फर्म की पॉलिसी में लिखा हो सकता है कि आप किसी तीसरे प्रोफेशनल के पास जाएंगे, किसी तीसरी सीए फर्म के पास जाएंगे, या किसी तीसरी रेगुलेटरी बॉडी से पूछेंगे, उसके बाद ये लोग जो बोलेंगे वो फाइनल रहेगा। ठीक है, तो देखो देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किस किस का? एंगेजमेंट टीम और जिनके साथ कंसल्ट किया उनका, यानी कि इन लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। दूसरा, एंगेजमेंट पार्टनर एंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, यानी कि इस आदमी और इस आदमी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। अगर ऐसा है तो रिपोर्ट आप तभी इशू करोगे जब आपके झगड़े सुलझ जाएंगे, रेजोल्यूशन हो जाएगा। इन केस रिकमेंडेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एक्सेप्ट नहीं करी एंगेजमेंट पार्टनर ने, तो मैटर सिर्फ फर्म की पॉलिसीज के हिसाब से रिजॉल्व किया जाएगा। फर्म की पॉलिसी में क्या लिखा हो सकता है कि आप अनदर प्रैक्टिशनर के पास, दूसरी फर्म के पास, या किसी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी के पास चले जाओ। ये हैं फर्म की पॉलिसीज। फिर है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, देखो जी, मैंने आपको बताया कि जो भी काम करेंगे हर एक काम को डॉक्यूमेंट करके चलना है पहले दिन से। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो हम मानते हैं कि आपने काम नहीं किया। तो अब हन्नी ने अपनी टीम को भेजा था, खुद तो गया नहीं था। अब टीम में 3 आर्टिकल्स थे, चिंटू, चिंकी और कबाब मैटी। 3 आर्टिकल्स थे, तीनों ने अपने अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए और तीनों ने अपने अपने प्रोसीजर्स, उनकी जजमेंट्स और कंक्लूजन्स, हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट करी होगी। अब ऑडिट रिपोर्ट हमने इशू कर दी है, ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान से सुनना, ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है। इनके पास इनके वर्किंग पेपर्स हैं। तो अब हन्नी को क्या करना है कि इन सभी से वर्किंग पेपर्स लेके, डॉक्यूमेंटेशन लेके एक ऑडिट फाइल में लगा देने हैं, ताकि कल को अगर चिंकी चली जाए छोड़ के और ये दोनों भी फिर चले ही जाएंगे छोड़ के, तो
तो ये दोनों भी चले गए, चिंकी भी चली गई, तो कम से कम जो ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन थी वो तो फर्म के पास रहनी चाहिए। पर सर हमने तो ये सुना है कि एंगेजमेंट में जो हम काम करते हैं वर्किंग पेपर्स तो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। तो ऑडिटर कौन है? ऑडिटर ये है, ये जिसने एंगेजमेंट पे साइन किया है, एंगेजमेंट पार्टनर होता है ऑडिटर। ये तो इसकी टीम है, ये लोग इसके लिए काम करते हैं। तो ये लोग जो भी वर्किंग पेपर्स बना रहे हैं ये इसके लिए बना रहे हैं। बात समझ में आई? तो इन सभी से वर्किंग पेपर लेके इनको अपनी ऑडिट फाइल में लगा देना है। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर आपकी ऑडिट फाइल असेंबल हो जानी चाहिए। 60 दिन कब से? ऑडिट रिपोर्ट बनने से। ऑडिट रिपोर्ट आपने दे दी है, उस दिन से लेके 60 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है और फिर इस फाइल को कम से कम 7 साल तक संभाल के रखना है ऑडिट के केस में। बात समझ में आई? आओ जरा देखिए, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। Firm should establish policies and procedure to complete assembly of final engagement file on a timely basis. फर्म के अंदर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए, यानी कि पंडित जी डिसाइड करेंगे कि मेरी फर्म में कितने टाइम में ये फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए। लो बोलता है कि 60 दिन से ज़्यादा नहीं, लेकिन पंडित जी अगर चाहे तो बोल सकते हैं 50 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। पंडित जी अगर चाहें तो बोल सकते हैं 40 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। पंडित जी अगर चाहें तो 70 दिन के अंदर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। लो का टाइम आप कम तो कर सकते हो, मोर स्ट्रिंजेंट तो कर सकते हो, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो फर्म की पॉलिसीज़ के हिसाब से देखोगे 50 दिन लिखा है, 40 दिन लिखा है, कि 60 दिन लिखा है, क्या लिखा है, उसके हिसाब से आपको कंपाइल करनी है। एंगेजमेंट फाइल्स शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट के लिए है ये लिमिट 60 दिनों की। अगर चूचे ने अकाउंट्स कंपाइल किए हैं, उसकी एंगेजमेंट फाइल बनाने के लिए कितने भी दिन आप लगा सकते हो, 70, 80, 90, वट एवर द फर्म की पॉलिसी सेज, उसके हिसाब से आप कंपाइल कर सकते हो। ठीक है जी। अदर केसेस में जो भी फर्म को लिमिट अप्रोप्रिएट लगे उतने टाइम में आप कंपाइल करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, लाओ क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Ramanujan, a CA final student, feels that engagement file should be ready prior to the issue of audit report. Discuss whether Ramanujan view is in order. देखो जी, प्रायर नहीं, 60 दिन जब से आपने रिपोर्ट इशू कर दी उसके अंदर अंदर आपकी रिपोर्ट इशू, आपकी असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल पूरी हो जानी चाहिए। तो रामानुजन का व्यू करेक्ट नहीं है। ठीक है जी। फिर आपने फाइल तो बना ली। ऐसा कितनी बार होता है कि मम्मी ने आपको कहा कि बेटा ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा पासपोर्ट संभाल के रख, आपने संभाल के रख दिया। मम्मी ने मांगा भाई साहब 6 महीने बाद ला मेरा पासपोर्ट तेरे को दिया था, दियो ज़रा। आपने भाई साहब पूरी अलमारी छान मारी, आपने सारे ड्रॉर्स ढूंढ मारे, आपको नहीं मिल रहा भाई साहब। मम्मी ने कहा मैंने कहा था तेरे को संभाल के रखी हो, मम्मी पर रखा तो संभाल के था, कुछ ज़्यादा ही संभाल के रख दिया, मिल नहीं रहा। तो फर्म को पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनाने हैं इस तरह से कि जो भी एंगेजमेंट फाइल हो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, उसको कोई भी फालतू लोग एक्सेस ना कर पाए। मैंने ये बना तो दिया है फाइल दिखाने के लिए, लेकिन आजकल ऑनलाइन भी फोल्डर्स के अंदर भी आप सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टोर करके रख सकते हो, और मेजरली बड़ी फर्म्स फोल्डर के अंदर ही रखती है, कोई नहीं रखता फाइलों के ढेर। बात समझ में आई? तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी की उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना करे, सेफ कस्टडी कि भैया साफ सुथरी जगह पे रहे, सही जगह पे रहे, कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे, एक्सेसिबिलिटी कि भैया कोई भी जाके उसको देख सके जिसके पास अथॉरिटी है, और रिट्रीवेबिलिटी कि भैया जब हमें चाहिए हो टाइम पे वो मिल जाए। ये सारी पॉलिसीज़ आपको बना के रखनी है कि भैया ये वाला स्टोर रूम है, इस नंबर सीक्वेंस में इस तरह से आप अरेंज करोगे, इस स्टोर रूम की चाबी सिर्फ ऑथोराइज पर्सन्स के पास रहेगी। इस तरह की जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं आपको बना के चलनी पड़ेगी ताकि ये सारी चीज़ें इंश्योर कर सको। बात समझ में आती है? ठीक है जी। फिर है रिटेंशन। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन हैज़ टू बी रिटेन्ड फॉर अ टाइम सफिशिएंट टू परमिट दोज परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट फर्म्स कंप्लायंस विद सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। देखो जी, आपने एक बार के लिए ऑडिट फाइल बना ली। अब कुछ लोग आते हैं जो चेकिंग करते हैं,
आईसीआई की खुद की एक बोर्ड है, पीयर रिव्यू बोर्ड, जो कि पीयर रिव्यू कराती है, यानी कि एक सी फर्म आती है दूसरी सी फर्म का काम देखने कि भैया लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाफरा कई बार देखता है लिस्टेड कंपनी की ऑडिट जो करी है सीएज ने अच्छे से करी है कि नहीं करी है। तो आपको ये फाइल इतने टाइम तक तो संभाल के रखनी है कि अगर कोई बंदा मॉनिटरिंग करने आए तो वो देख सके कि क्या फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज के साथ कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। ऑडिट के केस में 7 साल तो मिनिमम रिटेंशन पीरियड है कि भैया 7 साल तक आपको संभाल के रखनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। किसकी प्रॉपर्टी होती है? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन फर्म की प्रॉपर्टी होती है। फर्म चाहे तो इसके पोर्शन, इसके एक्सट्रैक्ट अवेलेबल करा सकती है क्लाइंट को, प्रोवाइडेड इट डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स पर्सनल। आपने भाई साहब ढूंढा कि इंटरनल कंट्रोल में बहुत ज़्यादा कमी है। क्या आपका काम है इंटरनल कंट्रोल पे तसल्ली देना? नहीं, आपका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तसल्ली देना। आपको पता चला कि भैया इंटरनल कंट्रोल में कोई बड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन अभी तक कोई फ्रॉड, कोई गलत काम हुआ नहीं। आप मैनेजमेंट के पास गए, आपने कहा कि मैनेजमेंट देखो तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में बहुत बड़ी कमी है, कोई भी आदमी फ्रॉड कर सकता है, बहुत बड़ा लूप होल है। मैनेजमेंट ने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, लाओ आप हमें बता दो, हम उसको ठीक करा देंगे। आपने मैनेजमेंट को दे दिए अपने वर्किंग पेपर्स, दे सकते हो आप, आपकी मर्जी है, दे दिया आपने। मैनेजमेंट ने अगले दिन उसी मेथड से फ्रॉड किया और देश छोड़ के चली गई। अगले दिन टीवी में आ रहे कि भैया ऑडिटर की वजह से कंपनी में फ्रॉड हुआ। ऑडिटर आया क्या करने था? ट्रस्ट बढ़ाने, उल्टा कर क्या दिया? शेयर होल्डर्स का नुकसान। तो आपको देखना है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन शेयर तो कर सकते हो, लेकिन कहीं आपके काम की वैल्यू कम ना हो जाए। दूसरा, आपको देखना है कि कहीं आपकी इंडिपेंडेंस हैम्पर ना हो। डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की, फर्म की। वो चाहे तो दे सकता है, लेकिन जब भी मैनेजमेंट मांग रही है आप दिए जा रहे हो, जब भी मैनेजमेंट मांग रही है आप दिए जा रहे हो। मैनेजमेंट ने 100 डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपने 100 दे दिए। सामने वाले को लग रहा है कि भैया पक्का मैनेजमेंट से पैसे खा के बैठा है, बिल्कुल मैनेजमेंट के इशारों पर नाच रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको लगेगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो उसका ट्रस्ट नहीं बढ़ पाएगा, आपका बेसिक पर्पस ऑडिट करने का डिफीट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी है फर्म की, दे सकता है, ध्यान रखना है कि उसका काम अंडरमाइन ना हो जाए, उसकी इंडिपेंडेंस हैम्पर नहीं होनी चाहिए। फिर ये कह रहा है जो भी ओरिजिनल पेपर्स हैं, यानी कि जो भी फिजिकल पेपर्स हैं, उनको आप स्कैन कर लो और एंगेजमेंट फाइल में डाल लो। फर्म के पास अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स होने चाहिए कि भैया किस तरह से एंगेजमेंट टीम स्कैन कॉपी बनाएगी, कैसे स्कैन करेगी, फ़ोन से करेगी, प्रिंटर से करेगी, किस तरह से स्कैन करेगी। दैट रिफ्लेक्ट द इंटायर कंटेंट ऑफ ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसको फाइल्स में लगा लेगी जो भी स्कैन कॉपीज होगी, और उसकी इंडेक्सिंग, उसकी साइनिंग कौन कौन कैसे कैसे होगी, सब चीज़ों के लिए प्रोसीजर होनी चाहिए। और एनेबल स्कैन्ड कॉपीज टू बी रिट्रीव एंड प्रिंटेड। और किस तरह की सेटिंग्स करें कि भैया ऑथोराइज्ड आदमी उसको रिट्रीव कर पाए, देख पाए वापस जाके, और प्रिंट कर पाए। ये सारी चीज़ों के लिए भी फर्म ने पॉलिसीज बनाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? टीपीएक्स एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक लार्ज ऑडिट फर्म है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली भी, फिजिकल फॉर्म में भी। फिजिकल फाइल को स्कैन नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, ना ही कोई क्रॉस रेफरेंसिंग की जाती है। बहुत सारे इंस्टांसेस मिले हैं जहां पर वर्किंग पेपर्स डू नॉट कंटेन डिटेल्स एज टू वेदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट और प्रिपेयर्ड बाय द एंगेजमेंट टीम। बहुत सारे बार ऐसा हुआ है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि भैया ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से मिली है कि टीम ने बनाई है। आप इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पे, ठीक है? तो देखो, SQC1 के अकॉर्डिंग, SQC1 का इन्होंने नाम लिख दिया, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, other assurance service and related service engagement. Firm should establish policies and procedure to maintain design confidentiality, safe custody, integrity, accessibility, ये सारी चीज़ें इस सिचुएशन में। अब ये फैक्ट ऑफ द केस लिख रहा है यहाँ पे। इस सिचुएशन में फिजिकल फाइल स्कैन नहीं की जाती, इलेक्ट्रॉनिकली डाली नहीं जाती, क्रॉस रेफरेंस नहीं की जाती, और फर्म के पास कोई प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर नहीं है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी आ रही है ऑडिट फाइल को कंप्लीट करने में। और ये जानने में भी डिफिकल्टी आ रही है कि भैया 60 दिन के अंदर कंप्लीट हुई कि नहीं हुई।
अब ऐसा कुछ ऊपर तो नहीं लिखा था, ठीक है, तो इसने ये आप पे ही जोड़ दिया, तुम मत आप पे ही जोड़ देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुमको आप पे ही जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि उनको डिफिकल्टी आ रही है ये पहचानने में भी कि असेंबल हुई कि नहीं हुई टाइम से। अब देखो, वेदर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन is in paper, electronic or other media, integrity, accessibility, retrievability may be compromised if documentation altered, deleted without firm's knowledge or if it could be permanently lost or damaged। अब ये ज्ञान की बातें कर रहा है, ज्ञान दे रहा है कि अगर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन पेपर फॉर्म में होगी, उसकी इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी को लेकर पॉलिसीज नहीं बनाई गई होंगी, तो डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स को कोई अल्टर कर दे, कोई डिलीट कर दे, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस फॉर डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स फॉर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इन दिस रिगार्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ एंगेजमेंट। यार इसका रीजन ही यही है पॉलिसी बनाने का कि भैया इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहे, रिट्रीवेबिलिटी इंटैक्ट रहे, कि इंफॉर्मेशन सही हो और कभी भी एक्सेस की जा सके। फिर से ज्ञान वाला पॉइंट 2, ठीक है। अब यहां से ये शुरू करता है, फॉर द प्रैक्टिकल रीजन ओरिजिनल पेपर्स हार्ड कॉपीज को स्कैन कर लेना चाहिए और पॉलिसी प्रोसीजर बनाना चाहिए। 3 पॉइंट कि किस तरह से स्कैन करोगे, किस तरह से इंटीग्रेट करोगे, इंडेक्स करोगे, साइन ऑफ करोगे, और किस तरीके से वो वापस रिट्रीव की जाएगी और प्रिंट की जाएगी। इट हैज़ ऑल्सो बीन स्टेटेड, अब फिर से ये फैक्ट ऑफ द केस बता रहा है, इट हैज़ ऑल्सो बीन स्टेटेड कि बहुत सारे इंस्टांसेस में पूरी डिटेल पता नहीं चली, ये नहीं पता चला कि क्लाइंट से मिली थी कि हमने बनाई थी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द इन्फॉर्मेशन यूजर्स ऑडिट एविडेंस टू इंश्योर इट्स रिलायबिलिटी। इट कुड हैव पोटेंशियल रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। एक लाइन का इसका कंक्लूजन है, it could have potential risk of non-compliance, ठीक है। तो अब आपको नंबर किस चीज़ के मिलेंगे, एक तो इस पॉइंट के आपको नंबर मिलेंगे, ये जो आपने 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि फर्म के पास पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए कि जनरेट कैसे करनी है, स्कैन कैसे करनी है, इंटीग्रेट कैसे करनी है और रिट्रीव कैसे करनी है। इस पॉइंट के आपको नंबर मिलेंगे, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन के आपको नंबर मिलेंगे, ज्ञानबाजी के आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। बात समझ में आती हो? अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, एक आधी लाइन बना के लिख देना, 6 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने पे इतना टाइम होता है, ना ही अपने पे इतना दिमाग, ठीक है जी। तो आपको मिलेंगे प्रोविजन के नंबर, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन के नंबर। फैक्ट ऑफ द केस इसने 2 बार लिख रखा है और एक इसने SQC1 का नाम लिख रखा है, नाम भी आपको लिख के आना होता है, ठीक है जी। सर SS का नाम और नंबर कैसे याद करेंगे? सुनो, हम कोशिश करते हैं एक तो कि जैसे ही अगली क्लास आएगी, अगला ऐसे आएगा, हम हर क्लास में रिपीट कर लें। दूसरी बात, नालायक हो, बेवकूफ हो, एक आधा और शब्द अपने आप से जोड़ लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तुम्हारा सिलेबस है बहुत बड़ा ऑडिट का, अब 250 पेज हो गया, 250 पेज बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि बस 250 पेज, 250 भी नहीं है, 230 पेज की तुम्हारी किताब, तो वो तुम याद करके ही जाओगे, ठीक है, वो तुम्हें याद करनी है। तो ऐसे के नाम और नंबर एक पेज पे लिख लो, 1.5 पेज और फालतू याद कर लेना। सर कैसे करे कैसे करे कैसे, अरे लिख ले पेज पे और याद कर ले भाई, हो जाएगा यार, 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में हो जाएगा, बस मैक्सिमम, काम खत्म। फालतू में डिस्कशन चलती रहती कि सर कैसे याद करेंगे, ऐसे के नाम और नंबर लिखने हैं क्या, नहीं लिखने हैं क्या, नंबर में, अरे याद कर ले, काम खत्म। इतने में सवाल पूछेगा, इतने में याद हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। याद कर ले, काम खत्म कर। नंबर इसका नहीं मिलेगा, लेकिन इसको लिखने से इनका नंबर ज्यादा जरूर मिल जाएगा, ठीक है जी, बात खत्म। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, large CA firm कहाँ गया, maintains documentation both electronically and physical form,
documentation both electronically and physical form. Physical files are neither scanned or incorporated nor cross-referenced. Physical files are neither scanned nor incorporated or cross referenced. ठीक है जी। उसके बाद पूरा ही क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है भाई ये तो। Many instances working papers do not contain details. In many instances, working papers do not contain sufficient details. How do you view the above situation from the point of view of quality control? How do you view the above situation from the point of view? POV लिख लो भाई, POV of क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है जी। ये जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये चिट्ठी लगा के यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे चिपका लेना अपनी चिट्ठी, ताकि तुम्हें बाद में याद रह जाए। बाद में जब कॉन्सेप्ट बुक पढ़ो तो साथ ही में क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, बार बार पन्ने पलट के इधर उधर नहीं जाना पड़े। और लास्ट के दिन तुम सिर्फ एक ये वाली पेज वाली किताब उठा सको, 230 पेज वाली। क्वेश्चन बैंक नहीं उठाना है, कुछ और नहीं उठाना है, सिर्फ एक अपनी कॉन्सेप्ट बुक उठा के चलनी। ठीक है जी। प्रेफरेबली यहीं पे चिपकाओ, अलग से नोटबुक मत बनाओ। मेरे यहाँ पे आईपैड में चिपकाने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं चिपका देता, तो होता भी होगा तो मेरे को पता नहीं है कैसे होता। ठीक है जी। तो अब हमने पढ़ लिया मॉनिटरिंग के बारे में। एक हमारा क्वेश्चन नंबर 12 रह गया था ना, लो एक बार उसको भी देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन नंबर 12। अब तुम्हें आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने शायद कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। देखो जी, ये बोल रहा है कि हमने एक डिफिकल्ट मैटर पे कंसल्टेशन ले ली, आईसीआई ने कंसल्टेशन दे दी, मैटर रिजॉल्व हो गया। तो अब क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का कोई काम नहीं? अरे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का काम है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अलग है, डिस्कशन अलग है डिफिकल्ट मैटर्स पे। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर तो आएगा ही आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर इज अ सेपरेट एंड अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। देखो इसको लिख लो, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं, हम जिस्ट ले लेते हैं ना क्वेश्चन का खाली, बस ऊपर वाला क्वेश्चन पूरा आ गया, वरना वैसे तो जिस्ट ही लिखना है। इफ कंसल्टेशन रुको, मैटर कंटेंशियस
matter was resolved through consultation has quality control reviewer lost its relevance? या उसकी रेलेवेंस खत्म हो गई है? अजी कहीं, अजी बिल्कुल नहीं, उसकी रेलेवेंस अभी भी रहेगी। वो एक सेपरेट और एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। ये एक सेपरेट एंड एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब आओ आगे बढ़ते हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, हमारा चार्ट किधर है? चार्ट ये रहा हमारा चार्ट। तो भाई साहब, हमने पढ़ा था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सीईओ मैनेजिंग पार्टनर। क्या करे? इंटरनल कल्चर बनाए और एग्जाम्पल सेट कर दे। और क्या करे? अच्छे एम्प्लॉयज लेके आए, अच्छे क्लाइंट्स लेके आए। अच्छे एम्प्लॉयज कौन से? जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करे। दो चीजें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इंडिपेंडेंस। अच्छे क्लाइंट्स कौन से? क्लाइंट के बारे में क्या देखेंगे? इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। तीन चीजों में, तीन केसेस में, नए क्लाइंट की नई एंगेजमेंट, पुराने क्लाइंट की या तो नई एंगेजमेंट या तो पुरानी एंगेजमेंट। इन सब केसेस में हम देखेंगे। फिर अच्छे एम्प्लॉयज आ गए, अच्छे क्लाइंट्स आ गए। अच्छे एम्प्लॉयज को रोक के रखो थ्रू ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। अच्छे एम्प्लॉयज भी आ गए, क्लाइंट्स भी आ गए, रुक भी गए। अब शक्ल क्या देख रहे हो? ऑडिट कराओ। ऑडिट कराओगे, ऑडिट कंप्लीट होगी तो रिपोर्ट इशू करने से पहले, रिपोर्ट इशू करने से पहले क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करा लेना। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करा लेना। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू करा लेना। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू, आओ जरा हेडिंग डालो, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू, इसमें आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू में 5 पॉइंट्स हैं। पहला है कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट मैटर्स। कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट मैटर्स। सेकंड है engagement quality control review of engagement work by less experienced members. Review of engagement work by less experienced members. ठीक है। तीसरा तीसरा engagement quality control review for listed entities. engagement quality control review, engagement
क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एक पार्ट इसका लिस्टेड एंटिटी वाला भी है, वो भी लिख लो। लिस्टेड एंटिटीज के केस में क्या क्या देखेगा, है ना। फोर्थ क्या है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। फिफ्थ क्या है, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। कितने दिन के अंदर बनानी होती है, 60 दिन के अंदर। कब तक रखनी होती है फाइल, 7 साल। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेट्स सपोज आप एक होल्डिंग का भी ऑडिट कर रहे हो और पूरी सीएफएस का भी ऑडिट कर रहे हो, यानी कि स्टैंड अलोन का भी और सीएफएस का भी 2 ऑडिट आप कर रहे हो। तो स्टैंड अलोन की रिपोर्ट आपने पहले दे दी, सीएफएस की रिपोर्ट आपने बाद में दी। तो स्टैंड अलोन की जिस दिन रिपोर्ट आपने बना दी, रिपोर्ट दे दी, उस दिन से लेके 60 दिन तक आप स्टैंड अलोन वाली डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करोगे। जिस दिन आपने सीएफएस की रिपोर्ट दी उस दिन से लेके 60 दिन तक मिलते हैं आपको सीएफएस की डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए। 2 अलग अलग ऑडिट एंगेजमेंट हैं, तो 2 अलग अलग एंगेजमेंट फाइल, ऑडिट फाइल डॉक्यूमेंटेशन की आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। दोनों की डेडलाइन है जो भी रिस्पेक्टिव ऑडिट रिपोर्ट की डेट है उससे 60 दिन तक। बात समझ में आ गई, यस सर, ठीक है जी। हमने आपका पूरा SQC1 बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। एक पार्ट इसका रह गया विच इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग को भी अभी देख लेते हैं हम। चलो मैं डिजाइनिंग बाद में कर लूँगा। मॉनिटरिंग देखो जी, पंडित जी ने डांट खाई प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि पंडित जी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी। आप कौन, CEO और मैनेजिंग पार्टनर, क्या करोगे, कल्चर बनाओगे और एग्जाम्पल सेट कर दोगे। अच्छे एम्प्लॉयज लाओ, एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाले, अच्छे क्लाइंट्स लाओ, ठीक है। एम्प्लॉयज आ गए, उनको रोक के रखो। अब एम्प्लॉयज भी आ गए, रुक भी गए, क्लाइंट्स भी आ गए, ऑडिट कराओ। ऑडिट कराने के बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कराना, चेक भी कराना, उसके बाद रिपोर्ट को इशू करना। अब आपने रिपोर्ट इशू कर दी, अब बस पंडित जी मॉनिटरिंग करते रहना, टाइम टू टाइम देखते रहना कि जो भी पॉलिसीज आपने लगाई हैं, बनाई हैं, वो फॉलो तो हो रही है ना। ऐसा तो नहीं कि एक बार उसने पॉलिसी के हिसाब से काम किया, अगली बार कह रहा है देख लेंगे अपने हिसाब से काम करते हैं, पॉलिसी वॉलिसी क्या है। ऐसा तो नहीं कि बस पेपर पे बन के रह गई हैं। पॉलिसीज की मॉनिटरिंग करते रहना कि जो भी काम हो रहा है वो पॉलिसीज के हिसाब से हो रहा है, क्वालिटी वाला काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है जी। और जैसे जैसे वक्त बदलता है तो उसके हिसाब से आपको अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी ताकि रेलिवेंट रहें, अपडेटेड रहें। फर्म को इंश्योर करना है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो भी उन्होंने बनाई है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, वो रेलिवेंट है, एडिक्वेट है और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है। लोग उसको कंप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको ही देखते चलना है। पॉलिसीज ईदर इंक्लूड ऑनगोइंग इवैल्यूएशन और पीरियोडिक इंस्पेक्शन। या तो आप खुद से टाइम टू टाइम इवैल्यूएट कर सकते हो या पीरियोडिक इंस्पेक्शन करा सकते हो ऑफ द कंप्लीटेड एंगेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपको क्या क्या चीजें देखनी है, देख रहे हैं कि क्या सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सही से डिजाइन किया हुआ है और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया हुआ है कि नहीं, कि अच्छे से बना हुआ है और लोग उसको काम में ले रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, कोई भी नई डेवलपमेंट आई स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट आई, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कोई नया लॉ आया, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर सरकार ने अपडेट कर दिया कि भैया 40 दिन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होनी चाहिए, तो अब आपकी एंगेजमेंट पॉलिसीज भी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज भी उसके हिसाब से अपडेट हो जानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस टू अ पर्सन विद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी ऑफ द फर्म। आप देखोगे कैसे, अब पंडित जी खुद तो जाएंगे नहीं देखने कि भैया तू पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि भैया तेरी जिम्मेदारी ये इंश्योर करना कि हर कोई फर्म की पॉलिसीज को फॉलो कर रहा हो। तो ऐसे बंदे को देना जो बंदा अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस वाला हो और जिसके पास अथॉरिटी हो। बात समझ में आई,
ऐसे बंदे को देना जो बंदा अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस वाला हो और जिसके पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो। अगला, अगर कोई कंप्लेंट आ रही है, कोई एलिगेशन लगाई है किसी ने कि सर आपका काम जो है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं हुआ, कौन कंप्लेंट लगा सकता है? या तो क्लाइंट भी लगा सकता है या कोई बाहर का बंदा लगा सकता है। बाय अ पर्सन विद इन और आउटसाइड द फर्म, कोई भी, या तो अंदर का बंदा, फर्म के अंदर का बंदा, या बाहर क्लाइंट ने ही मान लो कंप्लेंट कर दी कि भाई तुमने अपना काम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं किया, तो आपको उसको डील भी करना है कंप्लेन एंड एलिगेशन के साथ, उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है। अगर कोई बंदा आइडेंटिफाई कर पाते हो आप कि भैया इस बंदे ने स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस नहीं किया, तो उसके खिलाफ रिमीडियल एक्शन लेना है। और अगर आपको लगता है कि आपके डिज़ाइन में, आपके ऑपरेशन में, आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ के डिज़ाइन में और उनके ऑपरेशन में कमी है, तो आप उसको ठीक करिए। ठीक है जी, ये है आपका मॉनिटरिंग। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड। आपको मॉनिटर करनी है ये सारी चीज़ें कि सही से डिज़ाइन सही से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। कोई भी नई डेवलपमेंट लो रेगुलेशन में आई है तो वो आपने उसके हिसाब से आपने अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट कर दिया होना चाहिए। ठीक है, कोई बंदा जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होगा वो ही मॉनिटर करे कि भैया सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। अगर कोई कंप्लेन आई है तो उसको डील करिए, किसी बंदे के अगेंस्ट कंप्लेन आई है तो रेमिडियल एक्शन लीजिए। और अगर आपको पता चलता है कि भैया आपकी पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं तो आप रेमिडियल एक्शन लीजिए, डेफिशिएंसीज को ठीक कीजिए। देखो जी, अगर कंप्लेंट आ गई तो क्या, कंप्लेन तो साहब आज नहीं तो कल आएगी, तो उसके लिए आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर पहले ही बना के रखनी है कि अगर कंप्लेंट आई कि आपकी फर्म लीगल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं कर पाई, उसके लिए क्या, और सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आपकी फर्म का फॉलो नहीं हुआ, उसके लिए क्या। दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप बाहर गए, आपने ऑडिट करी, ऑडिट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एसएस के हिसाब से नहीं हुई, कुछ कंप्लायंस रह गया, उसकी कंप्लेन आ सकती है। या फिर आपकी फर्म के अंदर वाले बंदे बोल सकते हैं कि सर आपने जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई थी उनका कंप्लायंस नहीं हो रहा। इन दो तरीके की कंप्लेंट्स के लिए आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। यहाँ पे ओ की जगह इसको ज़रा ए कर लीजिएगा, फेल्स। ठीक है जी, कह रहा कंप्लेन कौन कर सकता है, या तो विद इन द फर्म या आउटसाइड द फर्म से आ सकती है, क्लाइंट से भी आ सकती है, किसी थर्ड पार्टी से भी आ सकती है। तो फर्म को क्लियरली डिफाइंड चैनल्स बनाने चाहिए ताकि कोई भी बंदा अपनी कंप्लेन रेज कर सके। एंगेजमेंट टीम, ओहो कहाँ गया हमारा चिंटू, कहाँ गया, ये रहा हमारा चिंटू। चिंटू वाज एन आर्टिकल इन द एंगेजमेंट टीम ऑफ हनी। चिंटू ने देखा कि भाई साहब मैनेजर जो है ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो रही है क्लाइंट के बंदे के साथ। चिंटू चाहता है ये कंप्लेन रेस करना, तो चिंटू चाहता है कंप्लेन रेस करना, तो फर्म ने क्लियरली डिफाइन करे होने चाहिए चैनल जिसके थ्रू चिंटू अपनी कंप्लेन रेस कर पाए बिना किसी डर के। यानी कि एक अनोनिमस हॉटलाइन नंबर हो सकता है जिससे पता नहीं चले कि भैया किसने कंप्लेन करी है, चिंटू को अपना नाम ना बताना पड़े, लेकिन चिंटू जो काम की बात है वो बता दे। ठीक है, अब अगर ऐसी कोई कंप्लेन आई तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन में डालोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, जो जिस पे भी जो भी एलिगेशन लगाई गई है इन्वेस्टिगेट करोगे। और इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कौन करेगा, एक पार्टनर विद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और अगर आपको पता चलता है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है इंडिपेंडेंस का, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, किसी भी चीज़ का, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज का, तो आप अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। ठीक है, क्या बोला इसने, एक बारी फटाफट से रिवाइज करते हैं। आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है, या तो आपकी ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं उसके लिए, या फिर आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉलो नहीं उसके लिए कोई कंप्लेन आई तो उसके लिए आपको पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है। कंप्लेन कहाँ से आ सकती है, विद इन और आउटसाइड द फर्म से। पॉलिसी प्रोसीजर में क्या लिखा होगा, क्लियरली डिफाइंड चैनल आपको एस्टैब्लिश करने हैं कि भैया अगर किसी को भी कंप्लेन है तो इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा सकता है। कंप्लेन आई, अब इन्वेस्टिगेट कराइएगा। इन्वेस्टिगेशन कौन सुपरवाइज करेगा, पार्टनर सुपरवाइज करेगा। और जिसके खिलाफ भी कंप्लेन है अगर पता लगता है नॉन कंप्लायंस है तो आप अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19। मिसेस NK and company chartered accountants were appointed as statutory auditor of Fresh Juice Limited for the year 2023-2024.
Previous audit was conducted by Messrs. LLP and Associates. After the audit was completed, report was submitted. It was found that closing balances of last financial year were incorrectly brought forward. It was found that Messrs. NK did not apply audit procedure to ensure that correct opening balances have been brought forward to the current period. Accordingly, एक complaint file कर दी गई NK and company के against. आपको बताना है कि क्या policies are required to be implemented for dealing with such complaints. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, वो ऑडिट करने गई, उसने क्या करा, इससे 510 का कंप्लायंस नहीं किया, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का कंप्लायंस नहीं किया, ओपनिंग बैलेंसेस को चेक नहीं किया, तो अकॉर्डिंगली उसके खिलाफ एक कंप्लेंट कर दी गई. अब आपको बस बताना है कि क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर यू नीड टू इम्प्लीमेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन है साहब, इसमें केस स्टडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऊपर थोड़ा सा बेस बना है और सीधा नीचे नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया. ठीक है जी. तो अब आपको ये सारी चीज़ें बता देनी है कि आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी किस किस चीज़ के लिए, कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं हुआ या फिर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉलो नहीं हुआ. बेसिकली वही सारी चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको लिख देना, सिंपल. फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखा इसने, इन द गिवन क्वेश्चन एनके डिड नॉट अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर दैट ओपनिंग बैलेंसेस हैज बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड. तो एक कंप्लेन आ गई, फैक्ट ऑफ द केस एज इट इज लिख दिया. ठीक है, एज पर दिस SQC1 हमें ये सारी चीज़ें कंसीडर करके चलनी है. सिंपल सादा सा क्वेश्चन था, सो सिंपल सो इजी. यहाँ पर आपका SQC1 खत्म हो जाता है. ठीक है जी. क्या हम यहाँ पर एक मॉनिटरिंग और ऐड कर पाएंगे? वेयर इज आवर चार्ट? ये रहा हमारा चार्ट. इसमें हम एक छठा पार्ट मॉनिटरिंग और ऐड करना चाहते हैं. क्या मैं यहाँ पे डाल दूँ? इधर डाल दूँ क्या? डाल देते हैं, चलो. मॉनिटरिंग की आपको मॉनिटर करते रहना है. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स. दो चीज़ें हैं इसके अंदर. फैक्टर्स फॉर मॉनिटरिंग क्वालिटी कंट्रोल. दूसरा है डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस. ठीक है, ये दो चीज़ें इसके अंदर इन्होंने बताई हुई. मॉनिटरिंग भी हो गया हमारा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू भी हमारा हो गया. छोड़ो. ठीक है जी, ये हमारा SQC1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. अब आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर लो और शांति से बैठ के पढ़ लो. ठीक है जी, बहुत अच्छे से बहुत तसल्ली से हमने आपका SQC1 कवर किया है. SA220 बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सेम लाइंस पे है. देखो जी, मैं शुरू करता हूँ आपका SA220 और अगले 15 मिनट में आई बिलीव ये ख़त्म हो जाना चाहिए. पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई कि पंडित जी को प्रेसिडेंट साहब ने डांटा. उनने बताया कि पंडित जी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तुम्हारी, CEO और मैनेजिंग पार्टनर की. तुमको करना क्या था? इंटरनल कल्चर प्रमोट करना था और एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए था. अच्छे एम्प्लॉयज लाने थे, अच्छे क्लाइंट लाने थे, अच्छे एम्प्लॉयज को रोक के रखना था और फिर ऑडिट जब कराते तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू करानी.
एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू भी करा ली, रिपोर्ट दे दो, और अब इन पॉलिसीज की टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते रहो, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते रहो, देखते रहो कि भैया सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। SA 220 सेम लाइंस पे आता है। फिर सर फर्क क्या है? SQC 1 लगता है पूरी फर्म पे, सारी सर्विसेज पे। SA बोले तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, SA इज स्पेसिफिकली मेड फॉर ऑडिट। ऐसे सिर्फ लगता है एंगेजमेंट पार्टनर पे, ऑडिट जिसने एक्सेप्ट करी है उस पे। ठीक है जी। तो अब पंडित जी ने दोनों जमूरों को बैठाया, जफर को भी और हन्नी को भी। अब पंडित जी ने डांट खाई है तो इनको भी डांटेंगे। प्रेसिडेंट साहब चले गए डांट के, पंडित जी ने इनको बुलाया और अब इनको डांटना शुरू करेंगे। जैसे जैसे प्रेसिडेंट साहब ने डांटा था, पंडित जी बिल्कुल एकदम वैसे वैसे डांटेंगे कि बेटा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम दोनों की। तुम हो एंगेजमेंट पार्टनर, तो इस बार ऑडिट जो भी करेगा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। किस चीज के प्रति लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी? अपनी ऑडिट के प्रति। पंडित जी की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज के प्रति थी? पूरी फर्म के प्रति। इन दोनों की, हन्नी और जफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? जो भी इन्होंने ऑडिट एक्सेप्ट करी है उसके प्रति इनकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में आती? ठीक है जी। तो अब फिर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एंगेजमेंट पार्टनर की। लव एक बारी जरा पढ़ ही लेते हैं सारे। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। कह रहे हैं एंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट, ओनली फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। पंडित जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरी फर्म में जो कुछ भी चल रहा है उसकी पूरी क्वालिटी की। हन्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी ऑडिट में जो कुछ भी चल रहा है उसकी क्वालिटी की। ठीक है जी। अब कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा? कह रहा है एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अप्रोप्रिएट मैसेजेस टू द अदर मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट। एम्फसाइज, हन्नी को बताना पड़ेगा अपनी टीम को कि बेटा क्वालिटी बहुत एसेंशियल है, क्वालिटी बहुत ज़रूरी है ऑडिट के दौरान, और क्वालिटी वाला तुम काम करो उसके लिए तुम्हें 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखो जी, हन्नी को अपनी टीम को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? हन्नी को अपनी टीम को बताना पड़ेगा कि क्वालिटी एसेंशियल है। द फैक्ट क्वालिटी इज एसेंशियल। हन्नी अपनी टीम को बताएगा कि भैया क्वालिटी बहुत एसेंशियल है, क्वालिटी वाला काम ही करना है। दूसरी चीज वो क्या बताएगा? कि अच्छी क्वालिटी आए उसके लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छी क्वालिटी आए उसके लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये वाली 4 चीजें कि आपका काम स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो। अपनी फर्म को हन्नी ने बताया, अपनी टीम को हन्नी ने बताया। क्या है हन्नी और हन्नी की टीम? क्या है? तो अपनी टीम को हन्नी ने पहली बात बताई कि बेटा क्वालिटी वाला काम करना, क्वालिटी बहुत जरूरी है। पंडित जी बता रहे हैं कि हन्नी सुनो, अपनी टीम को बताना कि क्वालिटी एसेंशियल है और उनको समझाना कि क्वालिटी वाला काम हो उसके लिए उन्हें 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी? उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक काम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉलो करें। जो अब पंडित जी बनाएंगे वो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉलो करें सारे लोग। फिर रिपोर्ट वो अप्रोप्रिएट इशू करें, यानी कि जहां अनमोडिफाइड जानी चाहिए वहां अनमोडिफाइड, जहां मॉडिफाइड जानी चाहिए वहां मॉडिफाइड। एंड कोई भी उनको कंसर्न हो तो बिना किसी डर के तुम्हारे पास आ पाए। हन्नी उनको समझाएगा कि भाई 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करना, फर्म की पॉलिसीज को फॉलो करना, रिपोर्ट सही इशू करना, और कोई भी कंसर्न हो बिना किसी डर के मेरे पास आना। ठीक है जी। तो आप इस डब्बे में ये 4 चीज़ें लिख लीजिएगा।
ठीक है, ये 4 चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर। ये हनी की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है SA 220 के हिसाब से। वो बताएगा अपनी टीम को कि बेटा क्वालिटी एसेंशियल है और क्वालिटी वाला काम तुम्हारा हो उसके लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि तुम स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, फर्म की पॉलिसीज फॉलो करो, सही रिपोर्ट इश्यू करो और बिना किसी डर के कोई भी कंसर्न हो मेरे पे आके रेज करो। फिर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एंगेजमेंट पार्टनर की। अच्छे एम्प्लॉयज लाए, अच्छे क्लाइंट्स लाए। अच्छे एम्प्लॉयज हायर करती है फर्म। पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करे क्या क्या? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट में आती है 2 चीजें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इंडिपेंडेंस। तो अब एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट टू क्रिएट तो नहीं हो रहा। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मैनेजर क्लाइंट के बंदे के साथ कोई चक्कर तो नहीं चला रही, इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट टू क्रिएट तो नहीं हो रहा, ये सीनियर कंसल्टेंट क्लाइंट से कुछ पैसे वैसे तो नहीं ले रहे, ये कंसल्टेंट्स क्लाइंट्स के शेयर में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंस इंश्योर करके चले। आइडेंटिफाई करे कि क्या कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट हो रहा है और अगर हो रहा है तो उस एक्टिविटी को एलिमिनेट करे कि अगर कंसल्टेंट्स ने शेयर खरीद लिए तो उन शेयर्स को बिकवाए या फिर विड्रॉ करे कि अगर थ्रेट एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तो ऑडिट एंगेजमेंट छोड़ दे। ये एंगेजमेंट पार्टनर की, हन्नी की, जफर की जिम्मेदारी है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एंगेजमेंट पार्टनर की। क्या करेगा? अपनी टीम को बताएगा कि क्वालिटी ज़रूरी है और क्वालिटी के लिए ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखेगा, एम्प्लॉइज अच्छे लाएगा और क्लाइंट्स अच्छे लाएगा। क्लाइंट्स अच्छे लाएगा मतलब अच्छे क्लाइंट्स के लिए हम क्या देखते हैं? इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। यही सेम चीज़ें देखेगा। कब कब देखेगा? नए क्लाइंट की नई एंगेजमेंट के दौरान, पुराने क्लाइंट की या तो नई एंगेजमेंट या तो पुरानी एंगेजमेंट एक्सेप्ट कंटिन्यू करते टाइम। ठीक है जी। कब कब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेगा? नए क्लाइंट की नई एंगेजमेंट से पहले, एग्जिस्टिंग क्लाइंट की या तो नई एंगेजमेंट से पहले या फिर एग्जिस्टिंग क्लाइंट की एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट से पहले। 3 चीज़ों के बारे में। इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। सेम जैसा SQC 1 में था, यहाँ पे SA 220 में भी है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है। वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी क्लाइंट की, 2 चीज़ अपनी देखी थी। यहाँ पे 2 क्लाइंट की और 2 अपनी देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमने पिछले साल क्लाइंट का ऑडिट किया था या फिर इस साल कोई और एंगेजमेंट क्लाइंट की ली है तो क्या हमें उसमें कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स दिखे हैं क्या? क्योंकि अब हमने 1 साल बिता लिया, क्लाइंट की ऑडिट कर ली, हम वापस से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो पिछले साल वाली ऑडिट में इन्होंने कोई परेशानी करी थी क्या? कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे क्या? या हमें बातचीत से पता चला था कि भैया ये तो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ भी पता चला था क्या? तो एंगेजमेंट पार्टनर आपकी जिम्मेदारी है ये सब देखने की। ठीक है जी। और फिर आप ये सारी चीज़ें कंसिडर करोगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि क्या हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्लाइंट को कि नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की। एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखे अच्छे एम्प्लॉइज में, अच्छे क्लाइंट्स लेके आए। फिर चौथा था SQC 1 में कि HR पॉलिसीज अच्छी हो, अच्छे एम्प्लॉइज को रोक के रखो। अब एम्प्लॉइज को रोक के रखने का काम है पंडित जी का, पार्टनर का काम है टीम को सिलेक्ट करने का। अब ये तो जितने सारे लोग हैं ना, ये हन्नी की टीम में, इसी तरह से 85 लोग होते हैं फर्म में, EY में दुनिया भर के लोग हैं। एंगेजमेंट पार्टनर का काम है सिलेक्ट करना कि मैनेजर कौन से वाला मेरे को इस फलानी कंपनी में चाहिए। इसके जैसे 50 मैनेजर घूम रहे होंगे फ्लोर पे, इसके जैसे 100 सीनियर कंसल्टेंट घूम रहे होंगे, इनके जैसे 200 कंसल्टेंट्स घूम रहे होंगे। तो एंगेजमेंट पार्टनर का काम है कौन से 10 लोग ये लेना चाहता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट। टाटा के लिए अलग 10 लोग लगेंगे, रिलायंस के लिए अलग 10 लोग लगेंगे, फेसबुक जैसी कंपनी की ऑडिट करनी होगी जो डिजिटल स्पेस में है, या फिर फार्मा कंपनी की ऑडिट होगी तो उसके लिए अलग 10 लोग लगेंगे जिनका एक्सपीरियंस उस रेलिवेंट फील्ड में है। तो हन्नी का काम है एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट करना ताकि अच्छे लोग जाएं तो अच्छी क्वालिटी की ऑडिट हो। वो इंश्योर करेगा एंगेजमेंट टीम सही हो, उसके पास कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी हो एंगेजमेंट परफॉर्म करने की, प्लस में अगर एक्सपर्ट्स की जरूरत है तो एंगेजमेंट टीम प्लस एक्सपर्ट्स में लाके उसकी टीम के पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंस, सफिशिएंट कैपेबिलिटी हो ताकि वो एक
एंगेजमेंट परफॉर्म कर पाए। बात समझ में आई? फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है अपनी टीम को डीएसआर करने की, डायरेक्शन देने की, सुपरवाइज करने की और उनके काम को रिव्यू करने की। डायरेक्शन देना यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर हन्नी की जिम्मेदारी है। हन्नी की जिम्मेदारी है अपनी टीम को डायरेक्शन देने की कि भैया ये काम करना है, ऐसे करना है। सुपरविजन करने की कि भैया तुम काम कर तो रहे हो, दिखाते रहो मेरे को कि तुम वैसे ही कर रहे हो ना जैसे मैंने कहा था, और इनके काम को रिव्यू करने की। ठीक है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट की जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की है। एंगेजमेंट पार्टनर की ही जिम्मेदारी है रिपोर्ट सही होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सबने करी हो। देखो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। ये सब लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, हन्नी के लिए। तो सब चीज़ों की जिम्मेदारी हन्नी की है। तो अपनी टीम को डायरेक्शन देने की जिम्मेदारी हन्नी की, उनका सुपरविजन करने की जिम्मेदारी हन्नी की, ये देखने की कि भैया रिपोर्ट सही है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी हन्नी की, डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लिया इन्होंने रिपोर्ट से पहले, इसकी जिम्मेदारी हन्नी की, एविडेंस लेना होता है वो सब देखना कि भैया एविडेंस इन्होंने पूरा ले लिया कि नहीं, और अगर कोई डिफिकल्ट मैटर थे तो इन्होंने कंसल्टेशन ले ली कि नहीं, ये सब देखने की जिम्मेदारी हन्नी की। आज समझ में? फिर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब हन्नी को पता है कि भैया मैं एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ, उसके लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना मैंडेटरी है। तो अब हन्नी की ही जिम्मेदारी है ये डिटरमाइन करना कि भैया मेरी पर्टिकुलर ऑडिट के लिए, मेरे इस फलाने क्लाइंट के लिए मैंने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट कर लिया है, चाहे विद इन फर्म चाहे आउटसाइड द फर्म। ये जिम्मेदारी है एंगेजमेंट पार्टनर की। डिस्कस करना एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर्स के साथ जो भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे, और जब तक रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ऑडिट रिपोर्ट पे डेट नहीं डलेगी। ये सब इंश्योर करने की जिम्मेदारी है एंगेजमेंट पार्टनर की। बात समझ में आई? हन्नी की जिम्मेदारी, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करना, उसके साथ सारी बातचीत करना, सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करना, और जब तक इसने रिव्यू कंप्लीट नहीं कर दिया अपनी रिपोर्ट पे ये डेट नहीं डालेगा। ठीक है जी, बात समझ लो। रिव्यूअर आता है रिपोर्ट इशू करने से पहले, डॉक्यूमेंटेशन आती है रिपोर्ट इशू करने के बाद, एंगेजमेंट फाइल, ऑडिट फाइल आती है रिपोर्ट इशू करने के बाद। ठीक है जी। फिर ये कह रहा है रिव्यूअर शेल परफॉर्म एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द जजमेंट्स मेड एंड कंक्लूजन रीच। अब ये जो रिव्यूअर आएगा ये देखेगा, इवैल्यूएट करेगा कि इन्होंने क्या क्या जजमेंट्स लगाई हैं, क्या क्या कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स थे उसके लिए इन्होंने क्या डॉक्यूमेंटेशन की है, और क्या इनके कंक्लूजन है, हर एक चीज़ ये देखेगा। लिस्टेड एंटिटी के लिए वो इंडिपेंडेंस भी देखेगा और देखेगा कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन इन्होंने ले ली है कि नहीं ले ली। अगर कोई डिफिकल्ट मैटर्स आए थे तो इंडिपेंडेंस भी देखेगा, कंसल्टेशन भी देखेगा, मैटर्स, डॉक्यूमेंटेशन और कंक्लूजन, हर एक चीज़ वो देखेगा। ठीक है जी। तो सेम लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की, अच्छे एम्प्लॉयज यानी कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑब्जर्व करो। इस वाली एथिकल रिक्वायरमेंट में सिर्फ इंडिपेंडेंस है, अच्छे क्लाइंट्स, सब कुछ है सेम, बस एक मैटर एक्स्ट्रा है कि यार अगर पिछले साल भी ऑडिट करे थे तो सिग्निफिकेंट मैटर्स हम देखेंगे, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अब रोकने नहीं है लेकिन सिलेक्ट करने हैं सही बंदे, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, सही बंदे सिलेक्ट कर लिए। अब सही क्लाइंट भी आगे, ऑडिट कराओ और फिर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराओ, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कराओ। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को रिव्यू करो, उनको डायरेक्शन दो, सुपरविजन करो, उनका काम देखो कि डॉक्यूमेंटेशन सही से कर लिया कि नहीं, फाइल सही से बना ली कि नहीं, एविडेंस पूरा ले लिया कि नहीं, हर एक चीज़ आप देखो। प्लस में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करो, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करो, और जब तक रिव्यू कंप्लीट नहीं होता तब तक रिपोर्ट की डेट मत डालो। फिर लास्ट में मॉनिटरिंग करते रहो, लास्ट में मॉनिटरिंग करते रहो। किस चीज़ की? देखो फर्म के केस में, SQC1 के केस में पंडित जी मॉनिटरिंग करा रहे थे, है ना, तो फर्म की सारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की मॉनिटरिंग कराते थे कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसीज मिली कि भैया कहीं कहीं पे हमारी पॉलिसीज में कमी थी जिसकी वजह से ये वाली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, उसका इफेक्ट हन्नी देखेगा फर्म में। पंडित जी ने अपनी बनाई पॉलिसीज का रिव्यू कराया, मॉनिटर कराई टाइम टू टाइम,
पंडित जी को पता चला कि यार मेरी पॉलिसीज में एक कमी थी जिसकी वजह से हम ये फलानी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सबको बता देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब इनका काम रहेगा देखना कि मेरी एंगेजमेंट में क्या इस गलती का कोई इम्पैक्ट आया है, क्या आया है तो उसको ठीक करना। ठीक है जी। एंगेजमेंट पार्टनर कंसीडर करेगा रिजल्ट ऑफ फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोसेस, और जो भी डेफिशिएंसीज नोट की गई हैं इन मॉनिटरिंग प्रोसेस, क्या उससे उसकी ऑडिट एंगेजमेंट पे कोई इफेक्ट हो रहा है क्या, ये वो देख के चलेगा। ठीक है जी। यही 6 पॉइंट्स थे आपके SA 220 के। जैसा कि मैंने बोला था आपका SA 220 पूरा सिमिलर लाइंस पे है। डॉक्यूमेंटेशन अगला पॉइंट। एंगेजमेंट पार्टनर क्या डॉक्यूमेंट करेगा और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या डॉक्यूमेंट करेगा। एंगेजमेंट पार्टनर तो हर एक चीज डॉक्यूमेंट करेगा, जो भी इश्यूज मिले उनको कैसे रिजॉल्व किया, इंडिपेंडेंस उसने कैसे इंश्योर करके चली, सही क्लाइंट एक्सेप्ट कराया उसने, उसके लिए उसने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, क्या उसने इंटीग्रिटी देखी, क्या उसने कंप्लायंस देखा और क्या कंक्लूजन पे पहुंचा, एंड लास्ट में क्या क्या कंसल्टेशंस ली। हर एक चीज एंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंट करके चलेगा। ठीक है जी। इन पॉइंट्स को अलग अलग लाइनों में लिख देना, प्लस प्लस डाल के मत लिखना, मैंने इसलिए लिखा है ताकि स्पेस कम हो जाए, तुम इसको अलग अलग लाइनों में लिख देना। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का डॉक्यूमेंट करेगा, वो डॉक्यूमेंट करेगा कि जो भी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज थी वो सब फॉलो हुई कि नहीं, सारे प्रोसीजर्स इन्होंने उसके हिसाब से करे कि नहीं करे, और वो डॉक्यूमेंट करेगा कि भैया मेरा रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले पहले कंप्लीट हो गया है और मुझे कोई भी अनरिजॉल्व्ड मैटर्स के बारे में अब नहीं पता है। ठीक है जी। अगर पता होता तो मैं उसको भी रिव्यू करता, लेकिन मुझे कोई भी अनरिजॉल्व्ड मैटर्स के बारे में नहीं पता है जिस मैटर का अभी भी हल नहीं निकला, यानी कि उसके हिसाब से सारे मैटर्स का हल निकल चुका है। ये चीज़ें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर यानी कि ये टाई वाला आदमी ये डॉक्यूमेंट करेगा। डिफरेंसेस क्या है, SQC 1 लगता है पूरी फर्म पे, SA 220 लगता है पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे। SQC 1 किसकी जिम्मेदारी है, CEO और मैनेजिंग पार्टनर की। ये किसकी जिम्मेदारी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। ये लगता है ऑडिट पे, रिव्यू पे, अदर एश्योरेंस रिलेटेड हर चीज पे। ये लगता है सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे। ये बनाता है सिस्टम फॉर फर्म एज अ होल का, ये बनाता है सिस्टम ओनली फॉर ऑडिट एंगेजमेंट्स के लिए। कॉन्टेक्स्ट कह रहा है फर्म एंड इट्स पर्सोनल कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये इसका उद्देश्य है। एंगेजमेंट टीम इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द ऑडिट एंगेजमेंट। SQC 1 का उद्देश्य है कि भैया स्टैंडर्ड्स और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हो। SA 220 का उद्देश्य है कि भैया SQC 1 का कंप्लायंस हो, SQC 1 में जो भी पॉलिसीज बनाई हैं उन सब का कंप्लायंस हो। ठीक है जी। क्योंकि अगर इसका कंप्लायंस होगा तो ऑटोमेटिकली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस हो ही जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक फॉर योर चैप्टर, मैकेनिज्म्स फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। CA फर्म एक कंपनी की ऑडिट करती है, देखती है कि भैया कंपनी ने अपना काम अच्छे से किया है कि नहीं किया है, अकाउंट्स सच्चे बनाए हैं कि नहीं बनाए, लेकिन CA फर्म अपना काम अच्छे से करती है कि नहीं करती, ये कौन देखेगा, ये कौन देखेगा। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये कौन देखेगा। तो ये देखने के लिए ICAI ने एक पीयर रिव्यू बोर्ड बनाया है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ ICAI। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखना टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स ICAI के मेंबर्स यानी कि CAs कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्रॉपर सिस्टम आर इन प्लेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। पीयर रिव्यू बोर्ड क्या होता है, CA फर्म है, एक दूसरी CA फर्म, एक्सपीरियंस CA फर्म को अपॉइंट करा जाता है पीयर रिव्यू बोर्ड के द्वारा कि भैया जाओ CA फर्म का ऑडिट करके आओ, XYZ एंड एसोसिएट्स का ऑडिट करके आओ। तो ABC एंड एसोसिएट्स आई है XYZ एंड एसोसिएट्स का ऑडिट करने, देखने कि भैया उनका काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब इन्होंने तो 100, 150, 500 ऑडिट्स करी होंगी, उसमें से कोई भी 2 या 3 ऑडिट ये वाली कंपनी, ये वाली CA फर्म उठाएगी सैंपल बेस पे और उनका रिव्यू करेगी। बहुत डिटेल में नहीं, रिव्यू है, अगेन ऑडिट नहीं है, रिव्यू करेगी इनके काम का कि भैया इन्होंने काम अच्छे से किया है कि नहीं किया, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किए हैं कि नहीं किए, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करी है कि नहीं करी। पर्पस क्या है, सिर्फ क्वालिटी एनहांस कराना, क्वालिटी एनहांस कराना। तो अब ये जो ABC एंड एसोसिएट्स है ये XYZ को बताएगी कि भैया तुम यहाँ यहाँ इंप्रूव कर सकते हो। पर्पस है टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल वर्क, ताकि और ज़्यादा भरोसेमंद और ज़्यादा यूजफुल ऑडिट रिपोर्ट्स एक फर्म इशू कर सके।
पीयर रिव्यू मतलब एग्जामिनेशन करना, रिव्यू करना ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर द सेम हैज बीन पुट इन प्लेस बाय द प्रैक्टिस यूनिट फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज एज पर द स्टैंडर्ड्स। एबीसी वाली फर्म देखेगी कि भैया XYZ ने सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगा रखी हैं कि नहीं लगा रखी, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि भैया क्वालिटी वाली रिपोर्ट हमारे यहाँ से जाती है। ऑन कंप्लीशन, अब इस फर्म ने इस फर्म का रिव्यू कर लिया, तो अब ये इसको एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट देगी अगर इसको कोई दिक्कत नहीं मिली। अगर दिक्कत मिली तो ये इन्फॉर्म कर देगी इस फर्म को कि भैया दिक्कत है, इसको ठीक कर लो, फॉलो ऑन रिव्यू इस तारीख को होगा। बात समझ में आई? तो 2 CA फर्म्स हैं, A एंड B। ए वाली फर्म B का पीयर रिव्यू करेगी, देखेगी कि भैया वहाँ पर सिस्टम्स बना रखे हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है कि नहीं, ठीक है, सब कुछ देखेगी, फिर इसको एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगी अगर सब कुछ सही मिलता है। अगर सही नहीं मिलता है तो इसको बताएगी कि भैया सही नहीं मिला है, और इसको बताएगी फॉलो ऑन रिव्यू इस तारीख को होगा। होता क्या है असल में कि इसको बोला जाता है कि भैया सब कुछ सही नहीं मिला, आपने कमेंट्स दे दो, फिर इसके कमेंट्स और इसकी रिपोर्ट जाती है ICAI के पीयर रिव्यू बोर्ड के पास, वो इनको बताता है कि भैया फॉलो ऑन रिव्यू इस तारीख को होगा। लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करने के लिए आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना जरूरी। फिर है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ऊपर वाला बनाया था काउंसिल ऑफ ICAI ने, अपने ही घर के लोग थे। ये बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें कौन कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स प्लस ICAI के काउंसिल के कुछ मेंबर्स। इसका क्या काम है? रिकमेंडेशन देना काउंसिल को रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, रिव्यू करना कि कैसी क्वालिटी मेंबर्स दे रहे हैं, कैसी क्वालिटी CA प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडिट की और बाकी चीज़ों की, और गाइड करना मेंबर्स को कि कैसे इंप्रूव हो सकती है। रिकमेंडेशन देना, सर्विसेज को रिव्यू करना और उनको गाइड करना कि कैसे इंप्रूव करी जा सकती है। कौन करता है यहाँ पे रिव्यू? टेक्निकल रिव्यूअर। यहाँ पर कौन करता था? यहाँ पर करता था पीयर रिव्यूअर, यहाँ पे करता है टेक्निकल रिव्यूअर, जिनको कौन अपॉइंट करता है? QRB ऑन एंगेजमेंट बेसिस अपॉइंट करता है, एम्पैनल करता है। ठीक है जी, QRB मतलब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, जिनको एम्पैनल करता है उनको टेक्निकल रिव्यूअर बोलते हैं। काम वही करते हैं, बस इस बार ये देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई बॉडी है जो सारी चीज़ें देखती है, रिकमेंडेशन देती है, रिव्यू करती है और इम्प्रूव करने के लिए बताती है। फिर है नफरा। नफरा को बनाया गया था सेक्शन 132(1) के अंदर। इसकी ड्यूटीज़ है, देखो बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस बढ़ने लगे थे, लिस्टेड कंपनीज में बहुत सारे CAs फ्रॉड करने लगे थे, कंपनीज फ्रॉड करने लगी थी, जिसकी वजह से नफरा को लाया गया। अब नफरा इंश्योर करती है कि भैया AS और SCs का कंप्लायंस हो, CA फर्म्स की क्वालिटी ऑफ सर्विस को ओवरसी करती है, इंश्योर करती है कि वो हर एक चीज़ का कंप्लायंस करके चले और उन्हें बताती है कि कैसे इंप्रूव करना है। इसके पास पावर है मॉनिटर करने की और कंप्लायंस को इन्फोर्स कराने की कि भैया कर, इस चीज़ को तूने करा क्यों नहीं है, हम तेरे को नोटिस भेज देंगे। उनकी क्वालिटी को ओवरसी करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, किन किन का? लिस्टेड कंपनीज के इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, बेसिकली वो कंपनीज है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उन कंपनीज के लिए ये सारी चीज़ों को ओवरसी करती है, देखती है, रिकमेंडेशन देती है, कंप्लायंस को इन्फोर्स कराती है। ठीक है जी, और जो भी रूल 3 में कंपनीज बताई गई हैं वो सारी, ओवरसीइंग क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ नफरा। ये कह रहा है कि लिस्टेड कंपनी की ऑडिट की क्वालिटी देखना नफरा के पावर्स के विद इन आता है। बात समझ में आई? कोई और दिक्कत परेशानी? लाओ 1-2 क्वेश्चंस रह गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस वाला है, सिंपल सा है, हो जाएगा। लाओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 15, नेमे लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल गुड गोट एन ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग PPE किट्स इन दिसंबर, पर शॉर्टेज थी मशीनरी की, मैन पावर की, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो नेमे लिमिटेड ने एक अनदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अप्रोच किया। ये वाली रत्नेमी इसको बेचना चाहती थी, सो द डील आगे चली गई। इसने 95% ऑफ द शेयर्स खरीद लिए। न्यू मैनेजमेंट चाहती है कि नेमी लिमिटेड के ही जो CAs हैं वो ही रत्नेमी का भी ऑडिट करें। मनी एसोसिएट्स एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विदाउट कंसिडरिंग इन्फॉर्मेशन
whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagements are appropriate, comment with respect to appropriate standard on auditing। देखो, मनी एंड एसोसिएट्स करके चार्टर्ड अकाउंटेंट है और दो कंपनीज है, नेमी, रत्नेमी। ठीक है, नेमी अपना ऑडिट कराती है मनी सीए फर्म से। ठीक है, इसने इस कंपनी का 95% स्टेक अक्वायर कर लिया। अब इस कंपनी की जो नई मैनेजमेंट बनी है वो चाहती है कि मनी ही इनका ऑडिट करें, कर लेंगे। इसने क्या करा, बिना कुछ सोचे समझे, जाने बूझे, बिना कोई भी इंफॉर्मेशन कंसीडर करे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक नया क्लाइंट है, इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। पर सर सेम ही तो हुआ, अरे लीगल एंटिटी तो अलग हुई ना, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये अलग क्लाइंट है, इन्होंने इसकी बिना कोई इंफॉर्मेशन लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया। कौन से एसए के हिसाब से? अब देखो एसए लिखा आ गया तो तुम्हें पता चल गया कि ये एसए 220 का क्वेश्चन है। पहचानने के लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ऑडिट की बात करें तो एसए 220 लगेगा, फर्म की बात करें तो एसक्यूसी 1 लगेगा, एंगेजमेंट पार्टनर की बात करें तो एसए 220 लगेगा, मैनेजिंग पार्टनर की बात करें तो एसक्यूसी 1 लगेगा। बात समझ में आती है? ठीक है जी। तो अब आपको कमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएट एसए कि क्या इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, क्या कंक्लूजन उसको चाहिए विद रिगार्ड टू एक्सेप्टिंग एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट। तो ये वाला एज इट इज आपको लिख के आना है कि भैया उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा, और लास्ट वाली ऑडिट में उन्हें कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले तो वो भी उसको ध्यान में रखना है। कब कब? नए क्लाइंट की नई एंगेजमेंट के टाइम, पुराने क्लाइंट की या तो पुरानी एंगेजमेंट या फिर नई एंगेजमेंट के टाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, इतना घुमाने की इन्होंने जरूरत थी नहीं, फालतू में घुमाया। ये आपका क्वेश्चन है सिर्फ कि कमेंट कर दो एसए के हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट पार्टनर को चाहिए ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ घुमा रखा। ठीक है जी, ये देखो यही सारे पॉइंट इन्होंने लिख रखे। एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Pine and Associates is the statutory auditor of BB Limited, a listed company, and started its operation 6 years ago. Field work during the audit of financial statement for the company year ended was completed on this तारीख. Audit report was dated 15 मई. काम कंप्लीट हुआ 1 मई को, रिपोर्ट डाल दी डेट 15 मई की। डॉक्यूमेंटेशन के रिव्यू के दौरान इट वॉज ऑब्जर्व दैट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वॉज कंप्लीटेड ऑन 18 मई। रिपोर्ट की डेट 15 मई, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की डेट है 18 मई। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक रिव्यू कंप्लीट नहीं होता तब तक आप डेट नहीं डालोगे, तब तक आप डेट नहीं डालोगे। नोट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या पूछता है? द एंगेजमेंट पार्टनर हैड कंप्लीटेड हिज रिव्यूज इन एंटायरिटी बाय 12 मई। ये कह रहा है कि उसने कंप्लीट तो कर लिए थे 12 मई को, लेकिन डेट डाली है 18 मई की। तो हम तो उसी दिन मानेंगे जिस दिन डेट डाली है, और डेट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की है 18 मई की, रिपोर्ट की है 15 मई, तो ये गलत है। रिपोर्ट की डेट बाद की होनी चाहिए, 18 मई के बाद की। ठीक है जी। तो पहले तो आप अपना प्रोविजन लिखोगे ये पूरा कि नोट डेट द ऑडिटर रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। फिर ये कुछ ऐसे 700 का इसने ज्ञानबाजी करी है, इसको छोड़ दो, अभी ये आपके काम की चीज़ नहीं है। फिर ये फैक्ट ऑफ द केस यहाँ से बता रहा है, इन दिस केस ऑडिट ऑफ द ईयर एंडेड कंडक्ट करी है, ये कंप्लीट करी है एटसेट्रा एटसेट्रा, डेट डाल दी है, पूरा पूरा इसने क्वेश्चन चेप दिया है। विच इज लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट इन द व्यू ऑफ अबव, ये कंक्लूजन है इसका। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन इज नॉट करेक्ट, ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, आपको इतना बड़ा फैक्ट ऑफ द केस लिख के आने की जरूरत है नहीं। मैंने आपको बताया सिर्फ 2 लाइन का लिखना, ऊपर क्वेश्चन में से चेपना। इसने पूरा पूरा चेपा है, आप सिर्फ 2 लाइन का लिखना। कंक्लूजन में सिर्फ ये लिखा है इसने कि ये बात इसकी करेक्ट नहीं। बात समझ में आती? कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी?
ऐसे 700 वाला पार्ट हम ऐसे 700 में कर लेंगे, अभी के लिए आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर हियर मार्क्स द एंड ऑफ योर चैप्टर 1 SQC1 एंड SA 220 क्वालिटी कंट्रोल। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ज़रूर बताइएगा मुझे मैसेज करके कि क्या आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, क्या आपको मज़ा आया, क्या आपको चीज़ें याद हुई। ये जो चार्ट्स मैंने आपके लिए बनाए, आपको क्लास में बनवाए, अरे क्या हो गया, ये कहाँ गए हमारे चार्ट? अरे यार प्रमोशन करने लगता हूँ, बताओ कुछ हो जा रहा। आई होप ये चार्ट आपने बना लिया होगा और ये चार्ट आपको बहुत मदद करेगा अगली बार ये चीज़ें रिवाइज करने में। जितने भी ये क्वेश्चंस हमने लिखे, जो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे हमने लिख लिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप पहचान लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जी, एक तरीका ये था कि मैं क्वेश्चंस में हाईलाइट कर देता खुद से बुक्स में। मैंने इंटर में ये किया था कि मैंने क्वेश्चन में हाईलाइट कर दिया ताकि तुम अगली बार एक बारी में देख के पहचान पाओ कि भैया ये क्वेश्चन था। लेकिन दिक्कत ये है ना कि दिमाग नहीं चलता। फिर मैंने क्योंकि हाईलाइट कर दिया, फिर तुम सिर्फ उसी को पढ़ते हो, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिख जाता है कि भाई ये लाइन से हमको पता चल रहा है कि क्या आंसर लिखना। तो वो अप्रोच इतनी सही नहीं बैठी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बैंक को हाईलाइट नहीं किया है। हालांकि दिस कुड बी अ वेरी गुड मार्केटिंग टैक्टिक कि भाई मैंने क्वेश्चन भी हाईलाइट कर दिए हैं, तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह। तुम प्रैक्टिस करो। ICI सेम क्वेश्चंस नहीं पूछा लेकिन सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन पूछता है, तो जब तक तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे वहां पर नहीं चलेगा दिमाग। अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो वहां पर कौन होगा बताने के लिए? ICI तो क्वेश्चन हाईलाइट करके नहीं देगा ना। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे क्वेश्चंस हाईलाइट नहीं करे हैं, ये मैंने लिखवा दिया है कि जब तुम रिवीजन करो तो तुम्हारा टाइम कम हो जाए। जिस्ट क्वेश्चन का मैंने तुम्हें लिखवा दिया, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले लेक्चर में। आज के इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, साथ साथ याद करते जाओगे, बहुत कम टाइम लगने वाला है। जैसे जैसे क्लासेस बीतती जाएंगी, सिलेबस कंपाइल होता जाएगा। अगर तुमने इसको इकट्ठा कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज़ जैसे जैसे मैं हर रोज़ आपको चीज़ें याद करा रहा हूँ, साथ साथ में याद कर लीजिएगा। टाइम निकालिएगा आराम से, 2 घंटे 1 घंटा जितना भी देर, पर जितनी चीज़ मैं रोज़ करा दे रहा हूँ उसको रोज़ की रोज़ याद कर लो। अब इतना लंबा टाइम रहा भी नहीं कि भैया 6-6 महीने के बाद पेपर होते थे, अब 4-4 महीने में पेपर होते हैं, 1-1.5 महीना रिजल्ट आने में लग जाता है। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है आपके पास। प्लीज़ बी सीरियस, बी सिंसियर, बी डिसिप्लिन। हर रोज़ का काम रोज़ करोगे, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा।